सीमित दायरे में बाजार में है आज कारोबार, दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। क्या रहेगा एक्शन, क्या करें कल मंथली एक्सपायरी की तैयारी, रहेगा फोकस खास इसी तरफ। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक बार फिर से हम देख रहे हैं अच्छी शुरुआत के बाद थोड़े बाजार फिसले हैं, रेंज में है कारोबार पर ढेरों स्टॉक्स पर है एक्शन। तो बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें दीप ये है कि बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 15,700 का लो बनाया, 15,865 के आसपास का हाई बनाया, उसके बीचों बीच कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दिन के लोएस्ट लेवल पर नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच इस वक्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स लाल निशान में है, निफ्टी लाल निशान में है, लेकिन बेहद मामूली। और इसके विपरीत बैंक निफ्टी अब हरे निशान में आता हुआ फिर से दिख रहा है। पहले कमजोरी की शुरुआत बैंक निफ्टी से हुई, लेकिन अब रिकवरी की शुरुआत भी बैंक निफ्टी से होती हुई दिख रही है। तो ये अब तक का आपके लिए रुझान है। बाकी एक्शन में आपको बता दूं, ऑटो, सरकारी बैंक और रियल एस्टेट शेयर ये हैं आज के लिए मजबूत। और निफ्टी आज फिर से लगातार दूसरे दिन ऐसा है जो टॉप गेनर बनता हुआ निफ्टी का। कल भी मारुति में तेज रफ्तार देखने को मिली थी और आज भी मारुति में तेज रफ्तार है। आईटी, एनर्जी शेयरों में थोड़ा दबाव है। एफएमसीजी और इंफ्रा ये भी आज थोड़े कमजोर ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। यूरोप के बाजारों में खरीदारी का माहौल है, वहां पर हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स 75 अंक मजबूत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ अच्छे संकेत जो आते हुए दिख रहे हैं। तो विदेशी बाजार ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय बाजारों में बिल्कुल सर, तो एक्शन ठीक ठाक है, ग्लोबल मार्केट से सहारा है। हमारे बाजारों में भी ढेरों स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार वेंकीज पर भी नजर डाल दीजिए। कल 20% का सर्किट लगा था। परसों कुछ खास रिसर्च हमने आपके लिए शामिल बताई थी। आज भी 15% ऊपर ये काउंटर आपको दिख रहा है। और ऐसे कई सारे और मिड कैप्स हैं जहां पर एक्शन बना हुआ है। पर सर, यही आपसे सवाल पूछना था, कल है एक्सपायरी, उससे पहले एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हालांकि 150 पॉइंट की रेंज जरूर निफ्टी पर दिखी है। कैसे समझें इस एक्शन को और दोनों तरफ के मूवमेंट पर क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट मार्केट है दीप ट्रेड करने के लिए। अगर आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग करना आता है और आप स्किल ट्रेडर हैं तो इससे बढ़िया मार्केट आपको मिलेगा नहीं। अहम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से बाजार में रुकावट आती है। 15,875, 15,900 हम लगातार 2 दिनों से कह रहे हैं कि वहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। आज का भी हाई देखिए 15,862 के आसपास का, यानी कि एकदम उसी लेवल के वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। आज के लिए जो सपोर्ट जोन दिया गया था कि जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए 15,700, 15,750, आज का लो देख लीजिए 15,702 का। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन पर बाजार ने रिकवरी देने का प्रयास किया। तो एकदम परफेक्ट बाजार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ब्रॉड रेंज आप बचे हुए समय के लिए मानकर चल सकते हैं। 15,700 से 15,800 की ये इस वक्त दिख रही है। अब आइए बैंक निफ्टी में 34,600, 34,400, ये 200 पॉइंट की रेंज। आज सुबह हमने कहा कि ये मजबूत सपोर्ट जोन है। आज का लो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी पर 34,614 का, एग्जैक्टली सपोर्ट जोन से ही बैंक निफ्टी ऊपर आता हुआ दिखा है। और ऊपर की तरफ 34,950, 35,050 रुकावट का लेवल है, 34,937 का हाई बनाया है। तो बहुत ही परफेक्ट मार्केट है। एग्जैक्ट लेवल पर बाजार सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्ट लेवल पर रुकावट दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले एकदम बैलेंस्ड है। आज के ट्रेडिंग सेशन को देखें तो, और पोजिशनल तौर पर देखें, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के तौर पर देखें तो बाजार पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। लाइफ टाइम हाई के आसपास गिरने से इनकार कर रहा है, निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिख रही है, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ओवरऑल इस बाजार से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब वो आप अनाप शनाप एक तरफा ढेर सारी तेजी देखने के आदी हो चुके हैं, तो अब वो आपको आदत बदलनी पड़ेगी। अब वो वाला टाइम चला गया। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वो जब अप्रैल और मई का महीना वो टाइम था जबकि आप जमकर खरीदारी करें, मिड कैप शेयरों में कुंभ का मेला लगाए, ये सब चीज़ें हमने बताई। मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ, और याद इसलिए करवा रहा हूँ कि जब वो समय था तब हम वो बात कर रहे थे। अब ये समय हमने लगातार कहा कि जून के महीने में बाजार ग्लोबल मार्केट्स पर चलेंगे, दोनों तरफ चलेंगे। तो अब आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो पहले वाली बात नहीं है कि एक तरफा तेजी होगी, कुछ भी ले ले, किसी भी भाव में ले ले, आराम से बिक जाएगा। सोच समझकर अब आपको ट्रेड करना पड़ेगा। थोड़ा सा पोजीशन कम रखनी होगी, इंतजार करना होगा। मुनाफे पहले की तरह अनाप शनाप नहीं होंगे, पैसे बनेंगे, अब भी बनेंगे। और अब मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए स्टॉक्स के बजाय इंडेक्स जिस तरह के मूवमेंट दे रहा है दोनों तरफ के, वहां पर आपके पैसे बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो वहां फोकस करना चाहिए। जी दी।
बिल्कुल सर, तो इंडेक्स मूवमेंट पर तो पूरा फोकस बना ही हुआ है। रोज आप लेवल्स भी बता देते हैं और रेंज रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार। थोड़ी देर में आपकी आज की भी मार्केट स्ट्रैटेजी जानेंगे, पर आइए तब तक आपको बता दें आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है आपको नजर। मानसी, वरुण दोनों हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स तो है ही, साथ ही धनसिरी टी की बोनस शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक है जिस पर नजर रहेगी। यूको बैंक 500 करोड़ जुटाने को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है, इस पर हमारी नजर रहेगी। कल निफ्टी में ओएनजीसी और वायदा में अशोक लेलैंड के नंबर्स आते दिखेंगे। इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ का कल दूसरा दिन होगा। वहीं वेबको इंडिया का ओएफएस जो है रिटेल निवेशकों के लिए कल खुलने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एजीएम कल होगी। रैलिस इंडिया की 73वीं एजीएम कल होने जा रही है। वहीं बायोजीन्स बोर्ड नतीजे डिविडेंड बायबैक को लेकर कल विचार करेगा। ओरिएंट रिफ्रैक्टर्स कंपनी का नाम बदलकर आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया होता हुआ कल हम देखेंगे। और साथ ही श्याम मेटेलिक्स और सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन की लिस्टिंग भी कल होने जा रही है। तो दो इंपॉर्टेंट आईपीओ जिसकी लिस्टिंग कल होती हम देखेंगे। इंडियन बैंक क्यूआईपी के फाइनल प्राइस पर बोर्ड बैठक होगी और डिविडेंड की एक्स डेट्स जो है अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस, टोरेंट पावर और विनती ऑर्गेनिक्स की, ये तमाम जो है एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। शुक्रवार का दिन यानी 25 जून के दिन वायदा की कंपनी आईजीएल अपने नतीजे पेश करेंगी। वहीं जुलाई सीरीज से निफ्टी का लॉट साइज 75 के बजाय 50 का हो जाएगा। शुक्रवार से जुलाई सीरीज का आगाज होता हुआ दिखेगा। एबी फैशंस, कोरोमंडल और साथ ही इंडियन होटल्स, मेट्रोपोलिस और वायदा बाजार में शामिल होते हुए ये 4 शेयर्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। एसबीआई 25 जून के दिन शुक्रवार को शेयर होल्डर्स के साथ एक बोर्ड मीट करेगा। इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ इस दिन बंद होता दिखेगा। बार्बिक्यू नेशन 25 जून को पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस क्यूआईपी के फाइनल प्राइस को तय करने के लिए शुक्रवार के दिन बोर्ड फैसला लेता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं और एक्शन पैक आने वाले 3 दिन रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो जुलाई सीरीज से काफी बदलाव होने वाले हैं। उससे पहले 2 कंपनीज की लिस्टिंग भी है और आज एक आईपीओ भी चल रही है। आइए कुछ अपडेट्स लेते हैं खबरों वाले शेयर्स पर वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं कौन से शेयर्स हैं आज फोकस में। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए सबसे ज्यादा फोकस में तो आज यूनाइटेड बेवरेज है क्योंकि बाजार खुलने के जस्ट पहले करीब 3.96 करोड़ शेयर्स का यहाँ पे बड़ा सौदा हुआ है, जहाँ पे माना जा रहा है कि हेनिकेन ने स्टेक खरीदा है। 5,833 करोड़ में सौदा हुआ है। काफी सारे बैंक्स को पैसे मिले हैं। इसके अलावा प्रिसिशन वायर्स कुछ समय पहले इस कंपनी के नतीजे आए हैं। रेवेन्यूज जो है 380 करोड़ से बढ़ के 654 करोड़ पे आई है। मार्जिन हालांकि फ्लैट रहे हैं, 4.8% से बढ़ के 4.9%। मुनाफा बढ़ा है, 7.3 करोड़ से बढ़ के 16.7 करोड़ पे आया है। कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। गार्डन रीच आज ये स्टॉक काफी हरकत में है क्योंकि 155 करोड़ की लागत के साथ इस कंपनी ने क्रेन लॉन्च की है। ये नई क्रेन जो है आधुनिक इंफ्रा सुविधाओं से में इससे काफी बढ़ोतरी मिलने वाली है। उसके चलते स्टॉक काफी हरकत में भी है सुबह से। सिप्ला, खबर ये है कि यूएस एफडीए से ग्रोवाना नाम की एक दवा है, उसका जेनरिक वर्जन जो है उसका अप्रूवल इस कंपनी को मिल चुका है। कुछ अपडेट्स कंपनीज ने दिए हैं जिसमें पिरामल एंटरप्राइजेस और सुंदरम फाइनेंस शामिल है। पिरामल एंटरप्राइजेस की तरफ से अपडेट आया है कि हेमू फार्मास्यूटिकल का अधिग्रहण जो है, जो इस कंपनी ने मार्च के आसपास उसका डिस्क्लोजर दिया था, वो पूरा कर लिया है। 775 करोड़ में अधिग्रहण पूरा किया गया है। और सुंदरम फाइनेंस की तरफ से भी एक अपडेट है कि ब्रेक्स इंडिया का जो अधिग्रहण है इस कंपनी ने वो इसने पूरा कर दिया है। 7.71% के आसपास की खरीदारी जो है इस कंपनी ने ब्रेक्स इंडिया में की है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक्शन भरपूर है बाजार में। आइए पहली कॉल लेते हैं क्लोजिंग शो की किरण जी की तरफ से। बिगुल किरण के कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। दीप, एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने में मिला है। टारगेट काफी बड़ा है, तो मेरा मानना है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग करे, ऑप्शंस में नहीं करे, फ्यूचर्स करे तो भी चलेगा। तो बाय करना है मारुति ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है। उसके साथ साथ और एक बात है, पिछले 12 दिन का जो फॉल था वो 2 दिन में निगेट हो गया है। तो काफी बड़े शॉर्ट पोजीशंस इधर ट्रैप हो चुके हैं। तो एक हफ्ते का वक्त लेना चाहिए। मेरा मानना है कि 7750 7800 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये प्राइमरी टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस के लिए आपका 7380 ये स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का है। तो मेरा मानना है कि जो इतने बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है तो बिल्कुल डिलीवरी बेस्ड और फ्यूचर्स में करना है। ऑप्शंस में अगर करना है तो ऊपर वाला कॉल बेच के करना चाहिए।
सिर्फ प्योर कॉल नहीं, क्योंकि अगले महीने का कॉल कोई लेगा तो इसमें प्रीमियम बहुत बड़ा रहेगा। मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न है, ये टारगेट्स हासिल हो जाने चाहिए। बिल्कुल। और जुलाई फ्यूचर्स ही खरीदने हैं किरण जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो लेवल्स दिए पर्पसली कैश लेवल्स दिए, क्योंकि एक दिन रह गया है एक्सपायरी के लिए, तो मैंने सारे कैश लेवल्स बताए। आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो जुलाई फ्यूचर्स लेना है, एक हफ्ते का व्यू रहेगा। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए मारुति, बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। 2 दिनों में हमने अच्छा उछाल कंपनी में आते हुए देखा है। ये काउंटर 6800 से देखिए अब 7500 के करीब आते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं सचिन जी को क्या पसंद है बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से रिबाउंड हुआ है, बैंकिंग स्टॉक्स पे ज़रूर दाव लगाना चाहिए, बी इट PSU बैंक या प्राइवेट बैंक्स। जो मेरे रेडार में है फिलहाल वो है HDFC बैंक, जहाँ पर एक फ्रेश मूव इनिशिएट हुई है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1486 के आसपास ऑन द फ्यूचर्स। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है कल का जो एक स्विंग हाई बनाया था इसने अराउंड 1505 1507 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होना चाहिए इन द नेक्स्ट 1 आवर। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 1520 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस लगाना है 1486 का, फर्स्ट टारगेट होगा 1505 एंड फाइनल टारगेट होगा 1525। ओके, तो ये है राय आपके लिए HDFC बैंक पर खरीदारी करने की इस वक्त सचिन जी की तरफ से। आइए हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, आशु सर से भी लेते हैं एक बार उनकी राय बाजार पर भी, और साथ ही किस तरह का स्प्रेड अगर वो इस मार्केट में बनाना चाहते हैं, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड। आशु जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है व्यू इस वक्त? अनिल जी देखिए, इंडेक्स वाइज तो व्यू एक नैरो रेंज का ही है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई उठा पटक होगा। मुझे लगता है 100 पॉइंट्स निफ्टी प्लस माइनस की एक्सपायरी है 15800 से, तो ये बहुत बड़ी रेंज नहीं है। उसके लिए 2 तरह के स्प्रेड है, मैं आपसे शेयर करूंगा। बट अनिल जी ओवरऑल जो मैंने 2-3 दिन पहले भी बात किया, जो बाकी मार्केट है अनिल जी, उसमें वो कंफर्ट नहीं आ रहा। अगर आप इस एक्सपायरी के अनिल जी हाई लोज देखें या एवरेज रेट्स देखें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के, अनिल जी मतलब मैं इतने स्टॉक्स आपको गिनवा सकता हूँ, पर्टिकुलरली लेड बाय मेटल सेक्टर, जिसमें मुझे लगता है कि सब में कहीं ना कहीं सब ट्रैप हो चुके हैं, और वो शायद आखिरी दिन तक की अनिल जी वो वेट होती है कि शायद मुझे एग्जिट मिल जाएगा। तो मुझे कोई बहुत बड़ी अपमूव तो अनिल जी लगती नहीं है स्टॉक्स में पर्टिकुलरली। यस, कोई IT या कोई मारुति या कोई 1-2 स्टॉक या कोई रिलायंस की कल AGM में इंडेक्स को संभाल ले, इंडेक्स की शॉर्ट कवरिंग आ जाए किसी वजह से, अगर ज़्यादा लोग शॉर्ट हो जाए, कॉल्स में PCR चेंज हो जाए रिस्पेक्टिव स्ट्राइक प्राइसेस की, तो वो अनिल जी एक अलग चीज़ है, क्योंकि हर 2 घंटे में चेंजेस आजकल फास्ट हो जाते हैं कंसिडरिंग द एक्सपायरी। बट अनिल जी एज फार एज स्टॉक्स आर कंसर्न, आई थिंक आई एम वेरी जिटरी कि कल काफ़ी लोअर रोड्स भी देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी अगर इंटायर मेटल स्पेस को देखें, इस महीने मुझे लगता है कि शायद 6 या 7 ऐसे ओकेजन आए होंगे कि जब ना बहुत BTST आई होगी मेटल्स के अंदर, और 6 में से 5 बार अनिल जो BTST फेल हुई होगी। और अगर आप मैं जिंदल से JSW स्टील या कोई भी NMDC कुछ भी देखूं, ऑलमोस्ट अनिल जी लोएस्ट ऑफ द एक्सपायरी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो ऊपर में लोग फंसे हुए हैं वो उनको एग्जिट मिलेगा, चाहे टाटा स्टील ही हो 1150 में ब्रेकआउट, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। सिमिलरली अनिल जी अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, LIC, ICICI एंड अनिल जी अगर मैं बाकी स्क्रीन भी अगर आपको मैं देख के बताऊं कि मतलब नैल्को, भेल, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ओवरऑल अगर अनिल जी आप थीम देखें, चुनिंदा कुछ स्टॉक्स को छोड़ के सब में अनिल जी मुझे लगता है कि कोई भी मतलब पॉजिटिव मूव नहीं दिखती। अब मैं परसों का व्यू अनिल जी अभी नहीं ले सकते, परसों के व्यू के लिए कल मार्केट बंद कहाँ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आज स्टॉक्स के मेरे पास अभी कोई टेक्निकली कोई कॉल नहीं है। हाँ, किसी ने अगर मेटल शॉर्ट करने हो या अगर जल्दी निकलना हो तो बात अलग है, क्योंकि कल और लोअर रेट्स आ सकते हैं। बट अदरवाइज इंडेक्स में 2 स्प्रेड्स हैं अनिल जी, वो मैं शेयर कर सकता हूँ और मैं भी करूंगा जब भी आप 2 मिनट में बोलेंगे, कोई ऐसी मारामारी नहीं है। बट अदरवाइज अनिल जी ओवरऑल मार्केट मुझे कोई बहुत कंफर्ट नहीं दे रही। हैविंग सेड दैट अनिल जी, इवन फार्मा में कैडिला में हमारा एक स्प्रेड था, कैडिला भी ऑलमोस्ट लोएस्ट ऑफ द एक्सपायरी की तरफ है, इफ नॉट लोएस्ट मतलब नीचे में है। तो अगर आप अनिल जी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देखें, मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में पिछले 5, 7, 10 दिनों के अंदर जो स्टॉक्स किसी के हाथ में है पैसे बने हैं। तो अनिल जी ऐसी एक्सपायरी अच्छी तो नहीं मैं कह सकता, और जो आपने अभी भी मेंशन किया था कि वो इजी मनी चली गई, इजी मनी तो चली गई अनिल जी, डिफिकल्ट मनी रहे लेकिन रहनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अनिल जी हम आपके साथ हैं, 1-2 दिन में रिव्यू करेंगे। हमने एक सिलेक्ट पोर्टफोलियो भी लार्ज कैप्स का शेयर किया है, मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है। बट अदरवाइज अनिल जी ओवरऑल
मार्केट में मुझे लगता है कि जो जितना लाइट रह सकते हैं बेटर रहेगा। ऐसा लगता है अनिल जी के सारे स्टॉक जो है ना सब नीचे को मिल सकते हैं, कितना नीचे नहीं कह सकते, बट आई थिंक डिसिप्लिन ये कहता है कि जितना लाइट रह सकते हैं उतना बेटर है। लाइट रहना ही इस समय बेहतर है। इंडेक्स पर आप फिर भी नजर रखिए, बट स्टॉक्स पर आप ट्रैप होने से बचिए, जैसा अनिल जी भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशु जी, आपके बाकी स्टॉक्स की अपडेट भी बस कुछ ही देर में रहता हूं सर, पर उससे पहले कुछ कॉल्स तैयार हैं। पहले चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का बंडल। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी, मुझे बजाज फिंसर्व में बाय देना है और मैं जुलाई की प्राइस दे रहा हूँ कि ये कॉल आज और कल से बेटर 2 से 3 दिन या मे भी अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे तक इसमें बड़ी मूव आनी चाहिए। अभी करंट भाव है 12,410 415, तो 12,400 से 12,350 30-40 रुपए की गिरावट बिल्कुल आ सकती है। तो यहाँ पर अगर कोई लेता है तो 50 रुपए नीचे रखे ऐड करने के लिए। मेरा स्टॉप लॉस होगा 12,280 का और मेरा टारगेट होगा 12,650 का। लगभग एक 200-250 रुपए की मूव इसमें आ सकती है। पोजिशनली अगर व्यू लिया जाए तो ये 13,000 तक भी जा सकता है। सब इस पर रखनी है नजर। किरण जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, उनके भी बड़े टारगेट से काउंटर के लिए वागले साहब को भी पसंद है। जुलाई फ्यूचर्स खरीद के जाएं बजाज फिनसर्व के। आइए एक स्पेशल पिक राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर। दीपांशु, स्पेशल पिक है, खरीदारी की राय है इंडिया बुल रियल एस्टेट में। इंडिया बुल रियल एस्टेट में एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है, और टेक्निकली जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है गिरते बाजार में भी बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए डेली चार्ट्स देखें तो देखते ही बनता है दीपांशु, यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल कहते हैं। एक बहुत गहरा बिल्कुल कॉपी बुक कप बना, फिर हैंडल, फिर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदारी करके चलने की हमारी राय है। 116 रुपये 50 पैसे पर 116.5 पर स्टॉप लॉस रख लें, और इसमें 130 रुपए तक जाने की कुवत दिखाई देती है। तो 130 के टारगेट के लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में हमारी खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इस पर करके चलनी है खरीदारी, ये है राय आपके लिए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। एक स्पेशल पिक आती हुई कैश फेस में है एक्शन पर। आइए एक स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं जो भरपूर एक्शन में आ रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर, यूनाइटेड ब्रूअरीज जो इसमें ब्लॉक डील हो गई है, हाइनेकेन के स्टेक बढ़ गया है ओपन ऑफर किए बिना। हमारी खबर पर भी लगी है मुहर। क्या है इसका इंपैक्ट, ये समझते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसकी वजह से बैंक्स पर क्या इंपैक्ट आना चाहिए, इस पर भी नजर डालते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार हैं सारी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए क्या चल रहा है यूनाइटेड ब्रूअरीज में। डेफिनेटली दीप, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि आज सुबह सुबह ब्लॉक डील हो गई, और हमने आपको पहले ही बताया था कि डील के जरिए काफी सारे बैंक जो है वो ये शेयर्स बेचने वाले हैं। करीब 3.96 करोड़ शेयर बेचे गए हैं, और इससे करीब 5,830 करोड़ जो है इन बैंक से जुटाए हैं। SBI समेत काफी सारे और बैंक थे जिन्होंने इन शेयर्स को बेचा है, और माना जा रहा है कि हेनिकेन ने स्टेक खरीदा है। दरअसल हुआ यह था कि 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस जब दिवालिया हो गई थी, उसके बाद जो बैंक्स के लोन थे वो माल्या जो है वो भर नहीं पाए थे, और 2019 में तो उनको इकोनॉमिक ऑफेंडर भी घोषित कर दिया गया था। करीब 17 ऐसे बैंक्स थे जिनके ऊपर लोन था, और केवल किंगफिशर एयरलाइंस का अगर आप देखें तो 6,900 करोड़ का लोन था, जो बढ़ बढ़ के इंटरेस्ट के साथ करीब 9,000 करोड़ के आसपास हो गया था। जिन बैंक्स का सबसे ज्यादा एक्सपोजर था उसमें SBI सबसे आगे था, 1,600 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर SBI का था। PNB और IDBI बैंक का 800 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर था। बैंक ऑफ इंडिया 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 करोड़, सेंट्रल बैंक का 410 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर था। येस बैंक का भी एक्सपोजर था, लेकिन मेरे ख्याल से 2016 या 2017 में येस बैंक का जो स्टेक है वो ऑलरेडी बेच दिया गया था। ईडी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए के जो एसेट्स है विजय माल्या के, जिसमें ये शेयर्स भी थे और काफी सारी और प्रॉपर्टीज जो थी उसको जब्त कर लिया था। जो शेयर्स ईडी के पास थे उसमें यूएसएल में 4.27 करोड़ शेयर्स थे, यूएसएल में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1.25 करोड़ शेयर्स थे, और मैकडोवेल होल्डिंग में 22 लाख शेयर थे। कुछ दिनों पहले कोर्ट से इजाजत मिली थी कि आप इन शेयर्स को बेच सकते हैं, और इसके बाद ईडी ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है DRT, उनको ये शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे, और उन्होंने बैंक्स के जरिए अब इन शेयर्स को बेचा है, जिसमें से बैंक्स को करीब 5,833 करोड़ के आसपास मिले हैं। इसके बाद
अब जो बचा है यूनाइटेड बेवरेज में, एक तो वो है विजय माल्या और बाकी जो कंपनीज है उनकी छोटी मोटी, उसका स्टेक करीब 11% के आसपास अभी भी बचा है, लेकिन उसमें भी करीब 90% या उससे ज्यादा जो है वो प्लेज है। हेनिकेन का 46% के आसपास का स्टेक था, अब वो बढ़ के 60 या 61% आ जाएगा। हालांकि हमने आज सुबह आपको और एक खबर बताई थी कि सेबी ने हेनिकेन को ओपन ऑफर लाने से अभी मना कर दिया, उससे छूट दे दी है, तो ये एक फायदा उनके लिए भी होगा। तो हेनिकेन के लिए तो अच्छी खबर है। 2013 में जो 3% के आसपास का स्टेक था, अब वो 60% हो गया, लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं और बैंक्स को अपना पैसा मिल गया, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। बिल्कुल, तो बैंक्स के लिए तो अच्छी खबर है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ऑल्सो हाइनिकन का स्टेक बढ़ गया है, अभी भी कुछ स्टेक बाकी है, वहां पर देखते हैं क्या होता है। पर साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स और मैकडॉवेल होल्डिंग्स यहां पर भी रखिए नजर, जल्द यहां पर भी जो बचे हुए शेयर्स हैं ईडी के पास, उसकी बिकवाली होते हुए दिख सकती है। बट अच्छी खबर है बैंक्स के लिए। अनिल जी ने भी पीएनबी पर बात करी थी, अनिल जी से मैं पीएनबी का अपडेट लेता हूं। उससे पहले सचिन जी एक बार यूनाइटेड ब्रूअरीज पर भी राय दे दें, क्योंकि आप लंबे समय से इस स्टॉक पर बुलिश रहे हैं। आज ब्लॉक डील के बाद ऑफकोर्स हम दबाव देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर यूनाइटेड ब्रूअरीज में? दीपांशु, थोड़ा सा मुनाफा तो जरूर वसूलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 15 दिन की प्राइस एक्शन थी, लगभग एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, वहां पर वापस एक एंगल्फिंग बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है वहां पर इस पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कॉशियस जरूर होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो काफी दूर है, अराउंड 1330 के आसपास का। तो फिलहाल अगर किसी की पोजीशन होल्ड करनी है तो 1330 जब तक वायलेट नहीं होता तब तक बने रह सकते हैं। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ब्रेकआउट हो सकता है 1520 में, बट थोड़ा मुझे लग रहा है कि समय देना चाहिए काउंटर में। कहीं पर भी मेजर वीकनेस नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद एक कंसोलिडेशन मोड आ सकता है काउंटर में। तो डिक्लाइंस पे बाय कीजिए, 1330 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड अराउंड 1500-1550 की एक्सपेक्टेशन होगी आफ्टर फ्यू वीक्स। ओके, तो 1550 तक जा सकता है, ध्यान रखिए इस पर। आज सुबह कुणाल जी ने भी खरीदारी की राय दी थी, 1550 उनका भी टारगेट है। थोड़ा ब्लॉक डील के बाद प्रेशर जरूर आया है काउंटर पर आगे मूव अच्छी रह सकती है। अनिल जी, पीएनबी बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि एक तो विजय माल्या साहब के जो पुराने इश्यूज हैं वो क्लियर हो रहे हैं, साथ ही मेहुल चोकसी नीरव मोदी मामले में भी रिकवरीज हो रही हैं। आज सुबह आपने खरीदारी की राय दी थी, 43.5 का टारगेट था, 43 के हाई के आसपास आया है स्टॉक। क्या करना चाहिए सर? पीएनबी और बाकी पीएसयू बैंक्स में भी एक्शन आ रहा है, होल्ड करना चाहिए दीप। वैसे भी सरकारी बैंकों के लिए सबसे बुरा वक्त निकल चुका है और मुझे लगता है कि थोड़ी यहाँ से तेजी और बन सकती है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, धीमे धीमे। बाजार थोड़ा वोलेटाइल है, एक तरफा ट्रेड नहीं है, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं, इसलिए आपको स्टॉप लॉस अपना ध्यान में रखना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। 43, 50, 45 दो छोटे टारगेट है जिनके लिए अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये आपके लिए। आइए आशु सर से ले लें उनके कुछ स्प्रेड्स, कुछ कॉल्स, उनके लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, दो स्प्रेड है मेरी कल की एक्सपायरी के लिए, इंटरेस्टिंग स्प्रेड्स हैं। अनिल जी, निफ्टी अभी चल रहा है कैश में 745। तो अनिल जी, मुझे डीप इन द मनी जो पुट है 15,800 की एक लेनी है, जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 84 रुपीज़, 85 रुपीज़। तो अनिल जी 15,800 की एक पुट लेनी है जिसका भाव चल रहा है 84-85 रुपए, और अनिल जी 15,700 की दो बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 38 रुपए, 39 रुपए। तो अनिल जी इसकी जो कॉस्ट आएगी 1:2 की, 15,800 बाय 2 15,700 सेल, इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी सिर्फ 6 रुपए। सिर्फ अनिल जी 6 रुपए की कॉस्ट आएगी इसके अंदर, या 8 रुपए की कॉस्ट आएगी, सॉरी 8 से 9 रुपए की। और अनिल जी ऑलरेडी आप 55 रुपए इन द मनी है, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए की कॉस्ट में 55 रुपए इन द मनी अनिल जी 1:2। अब अनिल जी सेफ कहां तक है? ये सेफ है अनिल जी 15,600 तक। तो 15,600 से लेके अनिल जी 15,800 तक कहीं भी एक्सपायरी हो, 6 रुपए लगा के आपके 60 रुपए बन सकते हैं इसमें। और मुझे ज्यादा नीचे नहीं लगता निफ्टी अनिल जी, मुझे लगता है कि 15,700 ब्रीच करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और अनिल जी एक रिवर्स स्प्रेड है कि आपको इन द मनी कॉल भी लेनी है 15,700 की। अनिल जी एक तो स्प्रेड हो गया पीयर स्प्रेड, मैं आइडियली बोल रहा हूं कि दोनों बना लेने चाहिए, किसी को तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, देन इट विल बी वाइड ओपन फॉर देम। सेकंड स्प्रेड है अनिल जी 15,700 की, 15,745 निफ्टी चल रहा है, 15,700 की एक कॉल लेनी है अनिल जी जिसका भाव चल रहा है 91, 92, और 15,800 की दो बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 36 रुपए। अनिल जी इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 20 रुपए। 15,700 एक कॉल बाय,
15,802 कॉल सेल, इसकी कॉल है, इसका कॉस्ट आएगा 20 रुपए। तो अनिल जी 15,720 से लेके 15,900 तक आप सेफ हो, कहीं भी एक्सपायरी होगी आपको प्रॉफिट होगा। अनिल जी हमारा मानना है 15,830 के ऊपर की एक्सपायरी नहीं होगी। अनिल जी मैं ओवरऑल मार्केट अभी आपने मुझसे पूछा था, उस कमेंट्री में मैंने बोला था, मैं फिर आपको शेयर कर रहा हूं कि ओवरऑल अनिल जी हमारा मान रहा है कि मार्केट में टॉपिश सिग्नल आ चुके हैं। टेक्निकली 90% चीजें अच्छी नहीं लग रही, मैं शॉर्ट कॉल्स भी एक आध दूंगा अभी आपको, लेकिन टेक्निकली 90% सिर्फ भाव से अच्छी नहीं लग रही और कोई बात नहीं है। तो हमें लगता है कि सब कुछ नीचे मिलेगा, जितना लाइट रह सकते हैं राइट लिए, आज नहीं मिलेगा, एक हफ्ते बाद मिलेगा। लेकिन ये टॉपिक सिग्नल है मार्केट के, डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल्स भी आ रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स के अंदर। तो अनिल जी कल के लिए तो ये स्प्रेड है, और अनिल जी शॉर्ट अगर करना है कल के लिए तो JSW स्टील थोड़ा नीचे आ गया अनिल जी, हमने 2-3 रुपए ऊपर अभी पुट बाय की कॉल दी है, जुलाई के पुट की कॉल दी है, लेकिन अभी अनिल जी 673-74 पे सिर्फ 680 में 5-6 रुपए के स्टॉप लॉस से JSW स्टील शॉर्ट कर सकते हैं कल के लिए। जैसे मैंने अभी भी किया अनिल जी, कल के लिए आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं जिनमें बुल ट्रैप हो चुका है। अनिल जी बहुत सारी चीजों में बुल ट्रैप लग रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऊपर की गैप अप की आती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना हल्का कर लेंगे अनिल जी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगी। अच्छा आशीष जी बहुत बढ़िया आपने बताया कि बुल ट्रैप है और बहुत सारे स्टॉक्स किए जा सकते हैं। अच्छा इतने सारे स्टॉक्स में बुल ट्रैप आ रहा है, कोई एक आध तो बताओ बेयर ट्रैप, किसी में तो बेयर ट्रैप भी आ रहा होगा, ऐसा थोड़ी सारे बुल ट्रैप ही है। ट्रैप ऐसा थोड़ी खाली बुल ही होते हैं, कभी तो बेयर भी होते होंगे। तेजी के मार्केट में भी एक आध बेयर तो ऐसा होगा पूरे जंगल में जो ट्रैप हुआ हो। नहीं अनिल जी अग्रीड आपने एक क्वेश्चन अच्छा पूछा नहीं थी, लेकिन ना मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अनिल जी अगर आप एकेडमिकली पूछ रहे हैं, एकेडमिकली तो 2 स्टॉक्स है अनिल जी जो मुझे लगता है कि अच्छे मतलब ऊपर में खड़े हैं। एक है सिप्ला अनिल जी, एक है सिप्ला, दूसरा है कॉनकोर। तो लेकिन अनिल जी कॉनकोर वॉलेटाइल इतना है कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस, तेजी मंदी दोनों तरफ इतनी जल्दी होता है आजकल। बट ये 2 स्टॉक्स है, अगर आप मुझे मतलब वो जो आपने आज कहा नहीं, इफ यू पुट द गन ऑन माई हेड कि अगर मुझे 2 चीजें लेनी ही हो तो अनिल जी मैं सिप्ला और कॉनकोर लूंगा, बाकी अनिल जी सब कुछ ही बेचने वाला है। और अनिल जी हैविंग सेड दैट ONGC का स्प्रेड अभी भी चल रहा है, 5 रुपए की कॉस्ट थी 2.5 रुपए अभी जा रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कल तक वेट करना चाहूंगा। ONGC में फिर कुछ धमाल हो सकता है अनिल जी, मतलब एक विशफुल है थोड़ा सा, बट बाकी स्टॉक्स में अनिल जी मुझे खराब ही लग रहा है, मजा नहीं आ रहा मतलब। देखो गन ऑन हेड वाला मामला तो है नहीं आशीष जी, प्यार से ही पूछ रहा हूँ, और अगर कभी ऐसी जरूरत आ गई रहा पूछने की गन ऑन हेड रख ली तो उसको रखने के बाद मैं गोली मारूंगा, वापस नहीं हटूंगा, नहीं तो आप मुझे मार डालेंगे, ये बात पक्की है। तो इसलिए एक बार गन रखने के बाद तो चलानी पड़ेगी। वो आपका फॉर्मूला था, पहले मारो और फिर पूछो कि गुनाह क्या था, वैसा वाला वो फॉर्मूला मुझे याद है अच्छे से, आपने सिखाया है, तो ये मजाक की बात है। चलिए तो आशीष जी की तरफ से ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन कॉल्स जहां पर खरीदारी बिका। हाँ कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं इस पर। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी पहले आपसे एक प्रश्न है। अनिल जी आपने अभी आशु जी की प्रजाति को क्या कहा? अनिल जी एक बार दोबारा दोहराइए प्लीज। आशु जी महामानव है। नहीं अनिल जी देखिए, आप कहते हैं बियर, तो अनिल जी कई लोगों ने मुझे ये सूचना दी है कि आप तक ये पहुंचा दूं। अनिल जी बियर अलग चीज है, तो अनिल जी पहले दीपांशु जी से इसको एक बार वेरीफाई करा लें। बियर को अनिल जी बियर कहने पे तो यूनाइटेड ब्रूवरीज वाला बियर आ जाता है, तो आशु जी दूसरे प्रकार के हैं अनिल जी, तो प्लीज प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। आशु जी टी टोटलर वाले हैं, बेयर हैं, बियर नहीं, ये ध्यान में रखें, बेयर। ये ठीक है ना, बेयर वाला चलेगा, बुल एंड बेयर। हाँ ये ठीक है अनिल जी, ये चलेगा। परफेक्ट। वो कभी कभी छेड़ने के लिए मुझे लगता है कि बियर बोलूं तो मजा आएगा, लेकिन वो आपने नोटिस कर लिया, आशीष जी ने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स पर आए। थोड़ी देर में आपके लिए सेठी साहब भी कार्यक्रम में होने वाले हैं शामिल, 2:30 बजने वाले हैं। उसके बाद आपको 2:30 बजे के आपके लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी भी मिलेगी, उस स्ट्रेटेजी पर भी हम आप डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ ये है आपके लिए इस वक्त जी। आइए लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बता दें। पिछले हफ्ते हमने आपको मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब के साथ हमने वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूले पर आपको एक शो और एक एपिसोड दिखाया था। उसका दूसरा पार्ट देखना बाकी है। पहला पार्ट आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा।
तो अब दूसरा और फाइनल पार्ट इस वीकेंड पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, मेरे ख्याल से कल 11 बजे है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से पहले उसकी झलक देख लीजिए कि उस शो में क्या खास है। वो 19th स्टडी है आपकी 100x। मैं टाइटल जब देखा था तभी मैं दंग रहा, अरे कोई स्टॉक 100 गुना भी हो सकता है, क्योंकि हमारा उतना विजन नहीं है शायद। 10 साल बोलेंगे तो 100 गुना 50-60% चाहिए, लेकिन यदि 100 गुना आपको 20 साल में करना है तो 25% चाहिए बस। 25% हर साल बढ़ने तो काफी है। 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना बढ़ेगा। कितने समय में डबल हो वो रीजनेबल है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा मार्केट से हम बनाएं, ये हमारी रीजनेबल उम्मीद होनी चाहिए। 14-15% 5 साल में डबल एक्सपेक्ट करना गलत नहीं, रीजनेबल है। रीजनेबल ये कंपनी दम है कि नहीं, ये लंबे रेस का घोड़ा है कि नहीं, और लंबे रेस का अगले 20 साल आई एम बाइंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। तो मैं ये समझने के ये पीछे 20 साल में क्या किया, करेक्ट। यदि है 20 साल में तो फिर इसका चांस है आगे भी चले। माफ कीजिएगा, कल नहीं, शुक्रवार को 11 बजे ये है वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला पार्ट 2 आप देखिएगा रामदेव अग्रवाल साहब के साथ, जहां उन्होंने 25 सालों का अपने अनुभव का निचोड़ इसमें रखा है। ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल शो होगा। पहले वाले शो में हमने आमतौर पर बड़ी बातें ज्यादा की इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, इसमें फॉर्मूलाज, थ्योरीज, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव किस तरह के होते हैं उन पर ज्यादा बातचीत हुई। तो ये ज्यादा थोड़ा आप कह सकते हैं टेक्निकल सेशन होगा, लेकिन आप सुनिए, समझिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आनंद भी आएगा। तो अच्छे इन्वेस्टर बनने की अगर आपकी एक इच्छा है तो ये 22 मिनट आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। पैसा इन्वेस्ट करने के पहले अपना समय इन्वेस्ट करें। शुक्रवार को 11 बजे ये शो देखना ना भूलें। आइए मत भूलिए, हर रोज 2:30 बजे की सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, और वो करती है कमाल। एक के बाद एक सेठी साहब की कॉल्स बेहतरीन और दमदार। आज फिर से वक्त है उनसे मुलाकात करने का। स्वागत है सेठी साहब आपका। आज सुबह ही आपने गोकुलदास एक्सपोर्ट को दिया था शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर, और शॉर्ट टर्म पिक से मुझे अभी तुरंत वही याद आया, काफी अच्छा प्रदर्शन वो स्टॉक भी करता हुआ दिख रहा है, उसके लिए बधाई। बताएं सर, आज का कॉम्बिनेशन क्या है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज 2 स्टॉक में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। ओके, करिए शुरुआत सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है पीपैप ऑटोमोटिव, जो कि अभी 236 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक का नाम से आपको याद आया होगा, एक बार जब मैंने इसको पहले भी रिकमेंड करा हुआ है अगस्त 2020 में, टू बी प्रिसाइज 7 अगस्त 2020 को 177 के लेवल पर रिकमेंड करा था, और उसके बाद तो ये स्टॉक 296 तक के हाईज लगा के आया है। और उस समय डिस्कशन भी हुआ था कि इसको पाप ऑटोमोटिव बोले कि पीपैप बोले। तो ऐसे करके ये लीडिंग कंपनी है जो ऑटोमोटिव सीलिंग सिस्टम्स बनाती है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और कंपनी ने मारुति के साथ अपना कारोबार शुरू किया था। जब मारुति की स्थापना हुई थी उस समय इन्होंने अपना ऑटो कंपोनेंट का कारोबार शुरू किया। उसके बाद आज कई दिग्गज ओईएम्स जैसे होंडा है, सुजुकी, एसएमएल, सुजू, इस तरह के जो कंपनीज है इनको ये अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है। और सब सेगमेंट, 2 व्हीलर्स है, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, सभी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। और इनके 2 जापानीज कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन भी है। कंपनी का नाम है निसेन केमिटेक कॉर्प लिमिटेड और टोकाई कोग्यो। ये दोनों जापानीज कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन भी है। और इन्होंने एक नई सब्सिडरी 2019 में लॉन्च करी जिसका नाम रखा पीपैप टेक्नोलॉजी। और उसके अंतर्गत जो लिथियम आयन बैटरीज होती है जो ईवीज में काम आती है, उस पे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और वैसे दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। डेट इक्विटी रेशियो 0.15, मार्च क्वार्टर का नतीजा भी अच्छे थे, 8 करोड़ का पैट था वर्सेस 5 करोड़ ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि इन लेवल्स में बिल्कुल खरीदना चाहिए। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का 250-255 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 230 रुपए। ओके, ये है आपके लिए पीपैप ऑटोमोटिव। तो ये जब अपना डिस्कशन हुआ था तो नाम फाइनल हो गया, पीपैप ही रखना है या आपने अपनी मर्जी से फाइनल कर लिया? नहीं अनिल जी, मुझे लगा पीपैप है, फाइनल हुआ नहीं हुआ वो तो अब याद नहीं है, बट 2 पी है ना, पीपैप, तो पाप तो नहीं बोल सकते, पीपैप।
तो वही नाम है। एक बार शायद संदीप ने भी इसको कवर किया, उसने क्या नाम यूज किया है मुझसे ध्यान नहीं है। संदीप जी की इंग्लिश तो आपसे भी मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब उनसे उनकी इंग्लिश पे तो हम इंग्लिश के मामले में तो फिर हमें दीप के पास ही आ जाना पड़ेगा या फिर हम कुणाल जी से सेवाएं ले सकते हैं। दो के अलावा तो फिर इधर उधर पूछने से, अब संदीप जी से पूछो, बंसल जी से पूछो, मुझसे पूछो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो आप और हम में सब में बराबर ही मामला है। तो कुणाल जी जरा आप बताइए इसका नाम क्या फाइनल रखना है? अनिल जी मेरे ख्याल से तो अच्छा नाम अनिल जी होगा पी पैप, क्योंकि पाप बुलाना तो अनिल जी पाप करने जैसा हो गया, तो अनिल जी पी पैप बोलना बेटर रहेगा। हाँ। इसका मतलब आपको भी पता नहीं है, इसलिए आपने चुपचाप है ना हमारा साथ दे दिया। ये बात सही है। ये दीप पी पैप ठीक है, इसको फाइनल कर दिया जाए। सर थोड़े ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं, मैं ठीक करवा के आपको बताता हूँ सर। सवाल तो सुन लिया ना, जवाब देने में ऑडियो इश्यू है। सवाल तो दीप ने सुन लिया, तो इसका मतलब लाइफ में कंफ्यूजन बरकरार है। चलिए बंसल जी फाइनल कीजिए। बंसल जी भी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, एबीबी को हम एबीबी बोलते हैं, एसीसी को हम एसीसी बोलते हैं, तो इसको क्या अनिल जी पीपीएपी बोलना चाहिए? अनिल जी जो मैं बोलता हूँ अनिल जी, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। कीप द थिंग सिंपल, पीपीएपी बोलना चाहिए अनिल जी, सिंपल। जैसे एबीबी को एबीबी बोलते हैं, एसीसी को एसीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे अनिल जी मतलब कि ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं करना चाहिए कि मुश्किल अनिल जी सेठी जी या दीपांशु ने कर दी तो दिक्कत हम जैसे लोगों को होगी। तो नाम सिंपल रखें, पीपीएपी। बंसल जी जो नाम है अनिल जी, बंसल जी जो आपने ये सॉल्यूशन दिया ना, काबिले तारीफ है। मतलब कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग पीपल। आपने कॉमन सेंस से बोल दिया, चारों को एक साथ बोल दो, पीपीएपी बोल दो, फर्स्ट क्लास, जैसे बाकी का नाम बोलते हैं। तो आप स्वतंत्र है, पीपीएपी भी बोल सकते हैं, पीपैप भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो बोलिए। लेकिन शेयर का टारगेट रखिए 250 255 का, जो आपको सेठी साहब ने सुझाया। 230 का स्टॉप लॉस, ये है आपके लिए राय पीपीएपी ऑटो खरीदने की। ओके सेठी साहब, दूसरा स्टॉक। अनिल जी दूसरा स्टॉक जो है वो एक ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रो, जो कि अभी 145 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और अभी जब क्रूड के प्राइसेस में तेजी आई हुई है तो उससे इनके जीआरएम्स में काफी इंप्रूवमेंट आता है। और एक मार्च क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही अच्छे थे। 231 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 1637 करोड़ का नुकसान था मार्च क्वार्टर में। उसके सामने 231 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया। बाकी इस कंपनी को पिक करने के पीछे वजह अनिल जी, आज जो भी स्टॉक्स या जो भी कंपनियां ईरान से ताल्लुकात रखते हैं उन सब में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। हाल ही में मैंने 15 जून को KRBL रिकमेंड करा था, जो कि राइस एक्सपोर्टिंग कंपनी है, ईरान से फर्क पड़ता है। 231 के लेवल पर रिकमेंड करा था 15 तारीख को। अभी मेरे 250 के टारगेट से अभी 243-44 के लेवल पे वो भी ट्रेड कर रहा है। और चेन्नई पेट्रोलियम में भी एक ईरान की जो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी है उसकी 15.4% की हिस्सेदारी है। और वो इनकी कोई सदर्न इंडिया में रिफाइनरी है, उसमें निवेश भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ईरान से रिलेटेड जो मसला है वो जो बाइडेन आने के बाद अगर वहां पे सॉफ्ट अप्रोच आती है तो इस तरह के जो स्टॉक जो ईरान पे काफी कुछ उनका स्टेक है, ईरान पे डिपेंडेंट है, उसमें एक दमदार तेजी देखी जा सकती है। और वैसे भी वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 160 का टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना 140 रुपए। 60 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी है चेन्नई पेट्रो और साथ ही पीपैप ऑटो, यहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 250 रुपए के टारगेट के लिए। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बढ़िया पिक्स बताने के लिए। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, अडानी पोर्ट्स में मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिखाई देता है। जुलाई सीरीज में है ये 719-720 का करंट भाव है। मॉर्निंग का जो लो है 722 का, इसने अभी अभी ब्रेक किया है। मुझे लगता है पहला 700 तक जाने के लिए तैयार है। अगर वो होल्ड नहीं करता है तो 680 तक भी जा सकता है, अगर ऑन द डाउन साइड वीकनेस कंटिन्यू हुआ तो। और मेरा स्टॉप लॉस 729 का होगा जुलाई सीरीज का। ओके तो 729 के स्टॉप लॉस के साथ जुलाई सीरीज का अदानी पोर्ट्स का फ्यूचर्स बेचिए फिलहाल
718 के लेवल पर आपको ये मिल रहा है। वो अगले साहब की है राय। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए। सर ग्लोबल मूड चेक मैं आपको दे देता हूं। डाउ फ्यूचर्स ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, अभी 70-80 पॉइंट्स ऊपर था, अभी भी अगर आप देखें तो 55 पॉइंट्स ऊपर ही हैं, बट थोड़े से हल्के हुए हैं। यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव खुले थे, वहां पर अब हल्की सी बिकवाली आती हुई दिख रही है, तो यूरोप में भी थोड़ी गिरावट के संकेत आपको इस समय दिखेंगे। एशिया में हमने देखा हांगकांग 500 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, जापान के बाजार सपाट बंद हुए, कल 3% ऊपर थे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स 1.47 के आसपास है, कुछ मूवमेंट वहां पर नहीं आ रहा है। डॉलर पर हल्का सा दबाव बना हुआ है। गोल्ड में आज थोड़ा सा रिबाउंड है, तेल भी 75-50 के करीब आपको ब्रेंट दिख रहा है। तो ग्लोबल मूड माहौल ठीक है, पिछले कुछ मिनटों में ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट आई है। हमें क्या करना चाहिए सर? मतलब बाकी सब तरफ सुस्ती का माहौल है, बहुत तेजी या बहुत मंदी के संकेत है नहीं। और दीप बाजारों में भी जो संकेत दिख रहे हैं वो ये जो अभी थोड़ी देर पहले आशु जी भी कह रहे थे, 15,800 के ऊपर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। 15,800 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 95 लाख शेयरों का, जिसमें से आधे तो आज ही जुड़े हैं 43 लाख शेयर। तो कुल मिलाकर ये मानकर चल रहा है मार्केट आज के सेशन में कि 15,800 के ऊपर जाकर टिक पाना मुश्किल होगा। पहली चीज तो फिर कहां तक जा सकते हैं? फिलहाल जो संकेत है वो 15,700 के आसपास सपोर्ट के हैं, वहीं पर हम पहुंचे दिन के लो पर। 15,700 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं और 15,700 के कॉल्स पर 33 लाख शेयर हैं। तो अगर बाजारों को रुकना है तो रुकने के लिए यही सबसे बढ़िया जगह है। और अगर यहां से कमजोर हुए तो 15,650 और 15,575 तक का रास्ता खुलता हुआ दिखता है। मुझे लगता है जिस तरह के डेटा बने हुए हैं, 15,700 के पुट पर 40 लाख शेयर, सुबह भी हमने यहाँ सपोर्ट लिया है। 15,700 के कॉल्स पर 33 लाख शेयर हैं। हो सकता है ये कॉल राइटर्स भी अपनी थोड़ी बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो रुकना है तो रुकने के लिए यही जगह है। और अगर 3 बजे तक हम 15,700 के लेवल को होल्ड कर पाएं तो ठीक, नहीं तो 50 से 125 पॉइंट की रिस्क नीचे की तरफ खुलती हुई दिख सकती है निफ्टी में। ये आपके लिए संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 15,700 के नीचे ट्रेड करना ठीक नहीं है निफ्टी के लिए, क्योंकि फिर आपके लिए और जो लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, 15,700 पर 40 लाख पुट है, 15,700 पर 750 पर 20 है, 800 पर 32 लाख हैं, यानी कि लगभग 90-92 लाख शेयर पुट के ऐसे हैं जो पुट राइटर्स आपके लिए रिस्क पर आ जाते हैं 15,700 के नीचे ट्रेड करने पर। और फिर इनकी अनवाइंडिंग का जो खतरा है वो 15,650 और उसके बाद 15,575, 15,600 तक ले जा सकता है। तो जिस तरह से आखिरी 1 घंटे में हम जब घुस रहे हैं और ये गिरावट होती दिख रही है, ऐसा लग रहा है पहला सपोर्ट अब 15,650 के आसपास का बनेगा और उसके बाद 15,575, 15,600 तक आ सकता है। वहां पर खरीदारी आपको जरूर करनी चाहिए और शॉर्ट भी काटनी चाहिए। वहां पर डरिए मत, चिंता मत करिए। 15,575, 15,600 के आसपास आता है तो वहां पर आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए, लॉन्ग भी करना चाहिए। देखिए थोड़ी देर 15,700 के नीचे टिकता है या नहीं, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 35,000 को पार करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 35,000 पर जिस तरह की कॉल राइटिंग हुई है, 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि बहुत बड़ा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से दुगुना है। 35,000 पर ये पुट राइटर्स हाईएस्ट है 17 लाख शेयरों का। अब सोचिए उनसे डबल कॉल राइटर्स हैं और वो ऑलरेडी 400 पॉइंट नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस बार बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ट्रैप हुई, जो बुल ट्रैप की बात कर रहे थे ना, वो एग्जैक्टली बुल ट्रैप बैंक निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है, जिसकी बात आशु सर कर रहे थे। एकदम सही कर रहे हैं। अब 35,000 के नीचे आप लगातार ट्रेड करें। एक चीज क्लियर कट है, अब कल की एक्सपायरी तक आपसे 35,000 पार होना, टिक पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिससे इवन 34,800 भी अब पार करके टिक पाना मुश्किल होगा। 34,800 पर भी 19 लाख शेयर है। आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स की है 34,500, 34,400 यहाँ रुक गए तो ठीक, नहीं तो 33,900, 34,000 भी आ सकता है अगर बिकवाली बढ़ती है तो ये है आपके लिए लेवल। अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, जो कि 34,400, 34,500 की रेंज में है। यह आखिरी सपोर्ट रेंज है आपके लिए। 17 लाख शेयर वहां पर 34,500। तो ये जो आखिरी मिनटों में बिकवाली होती दिख रही है, थोड़ा सा डाउ फीचर भी साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से बिकवाली 3 बजे तक वेट करिए। देखिए इन सपोर्ट लेवल को होल्ड कर पाए 17,500 और 35,500 को तो ठीक है, नहीं तो बिकवाली बढ़ेगी। फिलहाल डेटा ये बता रहे हैं 15,700 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि उन लेवल पर ओपन इंटरेस्ट 40 लाख शेयरों का पुट में भी है। कॉल राइटर्स भी जो है वो अपनी शॉर्ट काटने की कोशिश करेंगे, तो उस लिहाज से यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए, आता हुआ दिख भी रहा है। तो देखते हैं थोड़ी देर क्या कुछ होता है। जी दी क्लियर है सर, थोड़ी देर देखते हैं क्या कुछ होता है और उसके बाद ही निर्णय लेंगे। बट फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पर हैं बाजार, देखते हैं इन सपोर्ट्स को
होल्ड कर पाते कि नहीं। कल है एक्सपायरी, उससे पहले अब वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, पर कॉल्स ढेरों आ रही हैं स्टॉक्स में। आइए चलते हैं सचिन जी के पास बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, और एक खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक है CUB, सिटी यूनियन बैंक, बट आपको इसको फ्यूचर्स के अलावा कैश में लेना है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने ऑस्किलेशन किया है। जिस तरीके से RSI में एक क्रॉसओवर है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम होना चाहिए। सो 175 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 164.50 के आसपास। इसके कैश के लेवल्स अराउंड 167 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मौका है। रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है थ्रू आउट द डे, एंड जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, अगर मार्केट्स में रिबाउंड हो जाता है तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तेज़ी अनलॉक होने का पोटेंशियल है। तो 175 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है सिटी यूनियन बैंक में 164.50 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक इस पर करनी है खरीदारी, ये है आपके लिए सचिन जी की तरफ से राय। नजर रखिए इस काउंटर पर। थोड़ी देर में अनिल जी भी देंगे उनके कल के 2000 का आइडिया। इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन सा स्टॉक उनकी फोकस लिस्ट में आ रहा है। पर अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके नतीजों का इंतजार है। आइए थोड़ी देर में देवांशी से जानेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स में बाजार का क्या अनुमान है। उससे पहले अनिल जी तैयार है कल के 2000 के साथ। बिल्कुल ONGC यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, और ONGC के कल आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों के पहले खरीदारी करने की राय। देखिए, सारी सरकारी कंपनियों के और स्पेशली ऑयल एंड गैस के स्पेस की कंपनियों के दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, और ये इस लिहाज से, नतीजों के लिहाज से 122.50 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, कल की एक्सपायरी वाला ही खरीदना है, ताकि आपको प्रीमियम ज्यादा नहीं देनी पड़े। 1 से ₹1.25 के आसपास इसकी कॉस्ट है, तो मैक्सिमम आपका नुकसान 1% का हो सकता है। 1 से ₹1.25 की कॉस्ट है। इसका स्टॉप लॉस 0 हो जाने दें, एक तरह से हीरो या जीरो समझ लें। कल रिजल्ट आने वाले, और 5 या ₹7 का टारगेट आप लेकर चले। तो सिंपल सी चीज है, पहले ₹3 के आसपास आने पर आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लें। 5 और 7, इसे प्योरली आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें, फ्यूचर्स में ना करें, क्योंकि फ्यूचर्स में इसलिए कि एक तो ये कि मार्केट के मूड माहौल के साथ में, और दूसरा ये कि चूंकि कल ही की एक्सपायरी है और आपको प्रीमियम काफी कम लग रही है, मुश्किल से ₹1-1.25 के आसपास 122.50 का एट द मनी कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है नतीजों के पहले, तो वो आपके लिए बढ़िया। तो उस लिहाज से ONGC का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है आपके लिए। 122.50 का 1 से ₹1.25 की रेंज में खरीदिए। 3, 5 और 7 इन 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, ये ध्यान में रखिए। तो ये आपके लिए रिजल्ट से पहले ONGC खरीदारी करने की राय है। और प्योरली जिस तरह से सारी सरकारी कंपनियों के और ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनियों के जो दमदार रिजल्ट आ रहे हैं एक के बाद एक, उस लिहाज से लगता है ONGC भी मजबूत नतीजे पेश कर सकता है। हम इसका भी अंदाजा लगा रहे थे। देखिए, आपने देखा पावर कंपनियों के नतीजों के लिहाज से NTPC के भी नतीजे दमदार हैं, तो रिजल्ट्स इस बार इस क्वार्टर में सब कंपनियों के ठीक आ रहे हैं, तो हो सकता है ONGC भी उस लिहाज से अच्छे नतीजे पेश करती हुई दिखे। आशु सर की लिस्ट में भी ONGC था, मेरे ख्याल से डिलीवरी लेकर रखने की बात आशु सर कर रहे थे। नतीजे कल आने वाले हैं। आशु सर, कोई राय आपकी ONGC पर? अनिल जी, बिल्कुल, मैंने अभी सारी सेल कॉल्स के बीच में एक ही चीज मेंशन की कि ONGC हमारा एक स्प्रेड है ₹5 की कॉस्ट में, उसमें अभी ₹2.5 जा रहे हैं, बट मैं उस स्प्रेड में ONGC में सिर्फ को बने रहना चाहूंगा। अनिल जी, मैं जल्दी से एक और कॉल देना चाहता हूं क्योंकि प्राइस थोड़ा सा वो हो रहा है। अनिल जी, जैसे आपने जीरो और हीरो कॉल दी है ना, मुझे जीरो और हीरो पुट देनी है NMDC की। अनिल जी, NMDC भी इस महीने का फ्लेवर रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वो जो तोड़ फोड़ रिजल्ट ये सब थे, सारे अब्जॉर्ब हो चुके हैं, और NMDC भी ऐसा कैंडिडेट है जो कल एक्सपायरी में एक्सीडेंट हो सकता है। तो अनिल जी, ₹180 की पुट सिर्फ ₹2.25 में मिल रही है। ये भी जीरो और हीरो ट्रेड है, बड़ा लॉट है, इसलिए मैं सिर्फ बोलूंगा पुट ही लेना NMDC की ₹2.25 के आसपास, ₹180 की। इसमें भी अनिल जी एक्सीडेंट हो सकता है, और मतलब ये ₹2.25 की चीज 3-3 गुना हो सकती है, जैसे आपने ONGC में बोला। तो अनिल जी, बड़ा परफेक्ट पेयर ट्रेड भी है। ONGC कॉल ट्रेड, कॉल लॉन्ग, और NMDC पुट लॉन्ग, ये भी कर सकते हैं। अभी अनिल जी मैंने JSW की कॉल दी थी स्टेल की, वो ₹8-10 नीचे गिर गया। तो ये मेटल्स वगैरह अनिल जी मार्केट में भी देखा। तो अनिल जी, बेचना ना बेचना इज सेकेंडरी, लेकिन ONGC के अलावा कुछ भी अनिल जी लेने का मन नहीं है। जितना लाइट रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएंगे, टेम्पटेशन कंट्रोल करनी है, कंफर्ट नहीं है मार्केट के अंदर अनिल जी ओवरऑल।
बिल्कुल, थोड़ा कंफर्ट मार्केट से जाते हुए दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स में कमजोरी भी आ रही है। एनएमडीसी पर पुट खरीद कर चल रहा है, ये है आशु जी की राय पर, क्योंकि ओएनजीसी की बात चल रही है, नतीजों की बात करी है अनिल जी ने। तो आइए एक बार देख लेते हैं नतीजों के लिहाज से बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। चलते हैं वरुण के पास ओएनजीसी की एक्सपेक्टेशन के लिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली देखिए दीप, ओएनजीसी के नतीजे जो है वो तो बेहतरीन रहने वाले हैं। स्टैंड अलोन नतीजों की भी बात कर रहा हूँ, करीब 29% के आसपास इस कंपनी की जो आय है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 22,000 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं और कंपनी का जो एबिटा है उसमें करीब 25-26% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। करीब 10,500 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। मार्जिन थोड़े दबाव में रहेंगे, 49% से गिर के 49.7%। मुनाफा जो है वो दुगना हो सकता है, 2,980 करोड़ के आसपास आएगा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1378 करोड़ के आसपास था। देखिए कच्चे तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। जो तेल के रियलाइजेशन से तिमाही दर तिमाही माना जा रहा है, वहाँ करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है और इस बेहतर रियलाइजेशन के चलते कंपनी के जो ओवरऑल नतीजे हैं वो अच्छे रहेंगे। नो डाउट गैस की कीमतें जो है उसमें हल्की गिरावट हुई है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो मार्जिन है वो इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो आय और मुनाफा है उसके फ्रंट पे कंपनी के नतीजे जो है वो काफी बेहतर रहने वाले हैं और नेट रियलाइजेशन में बढ़ोतरी के चलते मुनाफा जो है 116% बढ़ेगा, 2980 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी की तरफ से अनुमान। अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्टॉक में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। अनिल जी की तरफ से खरीदारी की भी राय है। ऑप्शन के जरिए आप यहां पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, ओएनजीसी पर नजर है, पर नतीजों के लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके नतीजे आज आने वाले हैं। आइए एक बार देवांशी से जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। देवांशी बताइए। दिपांशु, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स का अनुमान फिलहाल हम अपोलो हॉस्पिटल से कर रहे हैं। आप देखिए इसका जो हॉस्पिटल कारोबार है वहां पे अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 7 से 9% तक की ग्रोथ यहां पे देखने मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इनका जो फार्मेसी कारोबार है वहां पे हमने देखा कि पिछले साल कोविड के चलते थोड़ी सी बिक्री काफी ज्यादा होती हुई दिखी थी और इसी के ऊंचे बेस के चलते इस बार हम देखेंगे करीब 5 से 6% तक की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। कोई पॉजिटिव सरप्राइजेस आने की उम्मीद जो है वो इनके हॉस्पिटल कारोबार में जरूर आती हुई दिख रही है। साथ ही ये देखना होगा कि इस बार इनकी जो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स हैं उसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखेगी। जो नॉन कोविड ऑक्यूपेंसी है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी लेवल्स प्री कोविड लेवल्स के आसपास आते हुए दिख रहे हैं, तो इसके चलते इनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। कामकाजी मुनाफा 10% बढ़ने का अनुमान है और साथ ही जो मार्जिन है उसमें भी बढ़ोतरी होने की ही बात होती हुई दिख रही है। करीब 14-14.5% के आसपास मार्जिन देखने मिलेंगे। इस बार देखना होगा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, फिक्स प्राइजेस हैं, तो इसके चलते कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी आय और मार्जिन में आता है इस वैक्सीनेशन के चलते। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइजेस आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेंगे अपोलो हॉस्पिटल से। ओके, ठीक ठाक नंबर्स आएंगे, कुछ ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं एक्सपेक्ट करके चलें अपोलो हॉस्पिटल से, ये है राय। बट ठीक ठाक नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी बीईएल की तरफ से और आए हैं दमदार नतीजे और साथ ही गाइडेंस भी मजबूत रही है। स्टॉक देखिए कमजोर बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है। 10% का सर्किट लगने के बाद फ्रेश खरीदारी आ रही है बीईएल में। ऐसा क्या पसंद आया है बाजार को, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं क्या चल रहा है स्टॉक में। कंपनी के जो है अनुमान लगा रहा था बाजार की बहुत ही सुस्त देखने को मिलेंगे और हमेशा से कहा जाता है कि बीएल यहाँ पर देखिए ऑर्डर बुक तो काफ़ी दमदार है लेकिन एग्जीक्यूशन में हमेशा दिक्कत होती है। इस बार अगर आप देखें तो नतीजों ने बाजार को चौंका दिया और देखिए 10% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली। दरअसल हर पैमाने पर जैसा कि आपने बताया कि आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से काफ़ी बढ़िया थे और इसके चलते देखा था कि स्टॉक में हमने बढ़िया तेजी देखी। लेकिन जब कॉन्कॉल के हाइलाइट्स है इसके बाद जो तेजी है वो एकाएक बढ़ती चली गई। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इस वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ की जो ऑर्डर गाइडेंस दी थी वो मैनेजमेंट ने हासिल कर दी और अब जो कंपनी की कुल ऑर्डर बुक है वो करीब 53,434 करोड़ की है और कंपनी ने आगे जाकर जो ग्रोथ गाइडेंस दी है वो काबिल तारीफ है। कंपनी मान रही है कि इस वित्त वर्ष में भी अगर आप देखें तो करीब 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 15,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स का अनुमान जो है इस बार भी लगा रहे हैं और 25% रिटर्न ऑन कैपिटल भी बनाए रखने की जो ग्रोथ गाइडेंस दी है इसके बाद देखिए स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि ऐसा क्या है कि बाजार जो है उत्साह दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो लिथियम आयन प्लांट लगाने के लिए एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया ग्रोथ के अवसर नज़र आ रहे हैं और लिथियम आयन बैटरी के साथ वो मान रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो पार्टनर की तलाश में इसको लेकर जो है बाजार उत्साहित नज़र आ रहा है, जिसके चलते हमने देखा कि स्टॉक में बढ़िया तेज़ी देखी गई।
बिल्कुल बढ़िया तेजी देखी गई है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 166 के लेवल्स आपको आज आते हुए दिख गए हैं इस काउंटर में। आज सुबह अविनाश जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे और बढ़िया तेजी दिखा कर गया है। 175 के तो उन्होंने पोजिशनल टारगेट्स दिए थे, 170 का हाई आज बीईएल पर लगा है। आशु जी, कोई राय इस काउंटर पर? नतीजों का रिएक्शन है, कमेंट्री काफी अच्छी रही कॉन कॉल में और वीक बाजार में होल्ड आउट कर रहा है, क्या यहां पर भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आएगी या भरोसा रखना चाहिए इस 10% की मूव पर? नहीं दीपांशु, ये स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जैसा कि अभी अनिल जी पूछ रहे थे कि अगर एक दो काउंटर ऐसे भी होंगे जिनमें शॉर्ट भी हो सकते हैं, तो आई थिंक बीईएल इज वन एक्सेप्शन जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ये बना रहेगा। और आई थिंक जिस तरह के नतीजे आए हैं ये एक फ्यूचर विजिबिलिटी भी दे रहे हैं कि इस स्टॉक के अंदर मतलब जो बिजनेस पोटेंशियल है वो और आने वाले टाइम में इंक्रीज ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो एक बहुत ही मतलब एक टाइम पे जिसने बहुत ही फ्लेवर में था और उसके बाद लॉस भी दिया बहुत बड़ा, और उसके बाद ये दीपांशु अगर ध्यान हो, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, ये सालों साल 130 पे मतलब 130 पे ऐसे होता है ना कि जैसे आईटीसी का मजाक बनता है, ये 125-30 ऐसे रहता था और उसके बाद कभी एग्जिट नहीं मिलता था। उस भाव को कन्विंसिंगली लेके और 150 के भी ऊपर जिस तरह से खड़ा हो गया, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक तो अब बाय एट एवरी डिप बन गया है। ओके, तो बाय एट एवरी डिप है बीईएल। आज ऑफ कोर्स नतीजों पर है जबरदस्त रिएक्शन और साथ ही कमेंट्री भी बाजार को पसंद आई है, तो इस पर रखनी है नजर। अच्छी तेजी दिखा रहा है। नहीं दीप, जैसे एक में दीप जैसे 150 पे इसका मजाक उड़ाते थे, ये खड़ा हो गया। आशु जी, फिर ये आईटीसी के लिए वो लेवल कौन सा है जहां पर मजाक उड़ना इसका बंद होगा और उसके बाद इस पे भी आप कहोगे अब खरीदना, वो भी तो बताओ। अनिल जी, आईटीसी अभी कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा। मैं तो आपको कहा था कि मैंने तो शायद लिबर्टी ये भी ली थी। ये जो डीमर्जर की बातें हो रही हैं और डीमर्जर का इतना चल रहा है, पहली चीज तो अनिल जी मैंने तब भी क्वेश्चन मार्क किया था, मुझे लगता है कि डीमर्जर होगा ही नहीं इसका, मतलब दिस इज माय पर्सनल व्यू। और उसके बाद भी अनिल जी डीमर्जर हो के डीमर्जर तब होता है कि अगर बहुत सारा बिजनेस, मतलब मेरा अच्छा वाला बिजनेस बहुत परसेंटेज का खराब वाले बिजनेस में जा रहा हो। अनिल जी, सिगरेट 87% है, बाकी 13% में सब कुछ है। तो अनिल जी, आईटीसी में अभी भी कोई नहीं है। जब तक वो प्राइस एक्शन आएगा, और आई थिंक जब वो आएगा तो राकेश जी, कुणाल जी बहुत पहले पकड़ लेंगे उसको। लेकिन अभी अनिल जी कोई भी बिल्कुल दूर तक कोई सिग्नल नहीं है आईटीसी के अंदर। ऑन द कॉन्ट्ररी अनिल जी, सबसे सेफ बेट है कि एक्सपायरी में जब भी एक स्पाइक आता है 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में बेच दो। आखिरी 2 दिन के अंदर वो लोएस्ट ऑफ द एक्सपायरी बंद हो रहा होता है और कवर कर लो, क्योंकि हर एक्सपायरी में अनिल जी इसमें वो वाले बायर्स आते हैं कि इससे नीचे क्या जाएगा, इससे नीचे क्या जाएगा, कभी तो बढ़ेगा, बहुत हो गया बढ़ेगा, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो अनिल जी ऐसे इस चीज के लिए थोड़ा कोई स्टॉक लेते हैं। लेकिन आएगा तो बताना जरूर है, ऐसा नहीं कि आप बताओ ना चुपचाप क्योंकि कुणाल जी, राकेश जी, हो सकता है कि आपके डर के मारे बोले ही ना, बाय सिग्नल आ भी जाए तो वो सोचे कि जाने दो, क्यों बोलना है। अगर कहीं वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया फिर आशु जी पकड़ेंगे। अपने क्या जाता है, 8000 स्टॉक है, दूसरे बता देंगे कौन सी हड़बड़ी है। लेकिन आप जरूर बताना अगर कभी भी ऐसा आ जाए, तो ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर ही डाल रहा हूँ। कुणाल जी, राकेश जी मुक्त है, अगर बता दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते कोई बात नहीं। जी राकेश जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल ठीक बोला अनिल जी। ब्रेकआउट आएगा तो अनिल जी कौन बोलेगा कहीं फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है और आप आशु जी से पूछते हैं निफ्टी का व्यू, तो वो तब निफ्टी का व्यू नहीं देंगे, तब हमारे आईटीसी के फॉल्स ब्रेकआउट की बात करेंगे। तो अनिल जी ये भय तो अनिल जी हमेशा रहता है। मेरे जैसा इंडिपेंडेंट एंकर ही हो सकता है जो इतना स्ट्रांगली आईटीसी रिकमेंड करने के बावजूद ये जानते हुए कि आशु जी उसके लिए बहुत खराब बोलेंगे, और वो भी मतलब इससे ज्यादा भी खराब बोल सकते थे, लेकिन आशु जी को पता है कि मेरा व्यू अच्छा है, इसलिए उन्होंने बहुत माइल्ड करके बोला है, नहीं तो और भी ज्यादा खराब बोलता है। फिर भी मैं सवाल पूछता हूँ। देखिए, जब मैं एडवाइस करता हूँ तब मैं एडवाइस वाले अलग मोड में होता हूँ, जब मैं एंकरिंग कर रहा हूँ तो सवाल पूछने वाला मेरा काम है। व्यू आपका जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सही जाहिर सी बात है, सबके व्यू की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी कदर है, और सबके व्यू 2 व्यू अलग होते हैं, तभी मार्केट में ट्रेड होता है। अगर सारे लोग एक ही व्यू तेजी का रखेंगे तो ऊपर का सर्किट, और सब बेचने आएंगे तो नीचे का सर्किट, तो 2 अलग अलग व्यू है, और हर व्यू की अपनी अहमियत है, अपनी रेस्पेक्ट है, जो हमें करनी भी चाहिए। आइए, तैयार है सुमित जी हमारे साथ, सुमित जी एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए, तो सुमित जी का करते हैं स्वागत। बताएं सुमित जी।
सुमित जी से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा संपर्क उनसे टूटा है, लेकिन उनसे फिर हम बातचीत करके पता लगाने की कोशिश करेंगे एक्सपायरी के पहले कौन सा स्टॉक उन्हें पसंद है ट्रेड करने के लिहाज से। ये आपके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन आने की तैयारी में। लेकिन उससे पहले और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। कैश के स्टॉक्स में भी आज ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ब्रॉडर मार्केट में आती हुई नजर जरूर आ रही है। ये एक साथ में अच्छा संकेत आप समझ ले, प्रॉफिट बुकिंग का अगर आप समझना चाहें तो वो आता हुआ दिख ही रहा है। ये एक एक्शन पूरा आपके सामने है ही। गोदरेज एग्रोवेट सुबह का आज का एक बहुत ही बेहतरीन पिक कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आया है, और मेरे ख्याल से 10 की कमाई में था शायद ये, इस नहीं 10 की कमाई में तो ग्लैंड फार्मा था। गोदरेज एग्रोवेट, अच्छा बंसल जी का आज पिक था। ओके, 575 में 590 के टारगेट के लिए, और 590 के ये तो छप्पर फाड़ के 635 हो गया। बंसल जी इसके चार्ट फिर से तैयार करिए, आपको फिर से राय देनी है। आज का आपका पिक ऑफ द डे वाकई में कमाल करता हुआ दिख रहा है। तब तक सुमित जी तैयार है। सुमित जी बताइए आपकी एक्सपायरी का ऑप्शन बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट में तो अनिल जी सुबह से सुस्ती छाई हुई है और अभी डेज लो के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल मार्केट में देखने को मिल रहा है। बट मैं फिर वापस यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। मेरे को लग रहा है कि ये करेक्शन बस अब यहाँ पे रुकना चाहिए। कोई 10-20-30 पॉइंट अलग बात है, बट यहाँ पे रुक के वापस से हमको रिबाउंड देखने को मिलना चाहिए और कल और परसों में एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलना चाहिए। तो 15,700 वाला कॉल अभी चल रहा है 50 रुपए 52 रुपए के आसपास। 15,700 का कल की एक्सपायरी वाला कॉल लेने का चला रहेगा। 20 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 80 रुपए से लेके 120 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। बाय निफ्टी 15,700 कॉल एट CMP 50-52, स्टॉप लॉस 20, टारगेट 80 रुपए पहला, 120 दूसरा। 15,700 का कॉल ऑप्शन खरीदा जाए 50-52 रुपए में। ये है राय सुमित जी की तरफ से आती हुई इस वक्त। सुमित जी अभी भी पॉजिटिव है, बुलिश है, थोड़ा सा यहां से एक बाउंस बैक मिल सकता है। उस बाउंस बैक के लिए आपको करनी चाहिए तैयारी। आइए गोदरेज एग्रोवेट चार्ट्स बताइए। बंसल जी बताएं सर चार्ट्स आपके। अनिल जी देखिए चार्ट्स पॉजिटिव है। इनफैक्ट मेरे टारगेट्स अचीव होने के बाद भी जब 604.5 चल रहा था तब भी मैंने बोला था कि एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, खरीदें। उसके बाद 660 के हाइज लगे, 636 चल रहा है। तो अब यहाँ पर नई पोजीशंस लेने का कोई मतलब कि फायदा नहीं है। मेरी समझ से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और मार्केट में करेक्शन चल रही है, प्रॉफिट बुक करके कैश पे बैठे और अनिल जी वेट करें परसों की, क्योंकि परसों अनिल जी नई सीरीज की शुरुआत होगी और सारे पैनलिस्ट देंगे पिक ऑफ द सीरीज, तो वहां बेस्ट निकल के सामने आएगा। तो एज ऑफ नो प्रॉफिट बुक करके परसों की वेट करें। परसों मतलब कि जो भी आपको पिक अच्छी लगे व्यूअर्स को उसमें से चूज करें। ओके, तो अब कल की एक्सपायरी निकल जाने दीजिए और उसके बाद आप इंतजार करिए, फिर वहां से आपको मूवमेंट दोबारा आते हुए दिखेगा। बट थोड़ा बाजार हल्के हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी आ रही है। आप देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर स्पेशली इंडेक्स लेवल पर प्रेशर है। कई सारे स्टॉक्स में भी गिरावट आ रही है, पर कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी करते हुए दिख रहे हैं और फ्रेश खरीदारी भी आ रही है। वागले साहब जरा PI इंडस्ट्रीज को देखिए, वहां पर मूवमेंट आते हुए दिखा है, 2.5% ऊपर है इस समय। कोई व्यू सर? जो 2900 का रेजिस्टेंस है शायद उसको ब्रेक ना कर पाए। मोमेंटम माइंडली पॉजिटिव है, बट मैं अवॉइड करूंगा। 2900 जो कि 50-60 रुपए ऊपर है, वहां पर अटक सकता है। सेल करने की भी व्यू नहीं है, लेकिन बाय भी नहीं करता। ओके, सेल करने का व्यू पर नहीं है, पर अभी बाय भी नहीं करना है। ये है राय आपके लिए PI इंडस्ट्रीज पर। ऑटो स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में रहे, स्पेशली मारुति पर हमने मूव देखी है। प्राइस हाइक्स की बात करें, अब और कंपनीज भी प्राइस हाइक्स लेकर आ रही हैं। आइए जानते हैं क्या चल रहा है ऑटो काउंटर्स में और प्राइस हाइक्स क्यों आ रही हैं। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल बताएं ऑटोज में क्या चल रहा है। देखिए दीपांशु, ऑटोज में लगातार जो है आपको जनवरी ऑनवर्ड्स ही इस साल के शुरुआत से ही प्राइस हाइक्स आपको विभिन्न जो कंपनियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर स्पेस हो या फिर आपको 4 व्हीलर हो, सबके सब जो है प्राइस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ही कॉमन कॉज है, कमोडिटी इन्फ्लेशन। तो जाहिर सी बात है कि जब इनपुट कॉस्ट उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर जितने भी OEMs हैं वो अपना कॉस्ट पास ऑन करके अपनी मार्जिन को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। और यही एक कारण है जिस वजह से आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह की अनाउंसमेंट्स आई हैं, चाहे मारुति सुजुकी
को लेकर देखिए, जहां पर वो अपने अलग अलग मॉडल्स पर अलग अलग प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे जुलाई मंथ ऑनवर्ड्स, और ये उनकी भी तीसरी हाइक होगी एज कम्पेयर टू हीरो मोटोकॉर्प भी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि 3,000 रुपए तक वो अपने जितने भी मॉडल्स हैं उधर अपनी प्राइसिंग बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब ये तो चलो ये कमोडिटी इन्फ्लेशन है और इसके कारण से इन्होंने ये अनाउंस कर दिया, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब हमें ये देखना होगा कि क्या इन ऑटो कंपनियों का ये जो प्राइस हाइक्स कर रहे हैं उसके डिमांड पर असर होगा कि नहीं। तो जो आउटलुक निकल कर आ रहा है अलग अलग कंपनियों की तरफ से, और जिस तरह से इन कंपनियों ने ऐलान किया है कि जून महीने से वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करते हुए दिखेंगे, जिस तरह से अनलॉकिंग होती जा रही है राज्य स्तरों पर, वो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक इंडिकेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगस्त महीने में एक बहुत शानदार रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 2 महीनों में जिस तरह का लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उससे इनके ऑर्डर बैकलॉग भी काफ़ी क्रिएट हो गए थे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी ये अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और खासकर अब आप देखिए आगे थर्ड वेव की भी जो ट्रिगर की एक्सपेक्टेशंस है उसके पहले ही लोग परचेजिंग करना चाह रहे हैं, और जो पर्सनल मोबिलिटी का क्लॉज है उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि जो डिमांड है आपको आगे भी और कंटिन्यू होती हुई नजर आए, और उसी लिहाज से जो प्रोडक्शन ये बढ़ाते हुए दिखेंगे। इनका ये मानना है और जो लग रहा है कि अगर प्राइस हाइक्स हो भी रहे हैं तब भी डिमांड जो है वो इंटैक्ट रहेगी। ओके, तो डिमांड इंटैक्ट रहेगी, डिमांड वापस आती हुई दिखेगी, प्राइस हाइक अब्सॉर्ब कर लेगा बाजार और उसका डिमांड पर इंपैक्ट नहीं रहेगा। अभी मारुति पर किरण जी ने राय भी दी है, 7800 तक के टारगेट्स दिए हैं। किरण जी, मारुति के साथ साथ हीरो मोटो भी फोकस में आ रहा है, इस चार्ट पर कोई राय सर 2930 के लेवल्स के आसपास? देखिए हीरो मोटो में भी काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। एक अच्छी मूव हमने सवेरे देखने को मिली, वो थोड़ी सी निगेट होती नज़र आ रही है, पर एक मीडियम टर्म आउटलुक पे हमने एक हायर बॉटम बना दिया है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 2900 के नीचे होना चाहिए, 30 रुपये नीचे करंट मार्केट प्राइस से। वापस एक बार मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस अभी जो है वो लगभग 3000 के आसपास है। एक बार 3000 का लेवल क्रॉस कर दे फिर ये 3100 के ऊपर के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा। तो अभी लेने की सलाह है 2900 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 2900 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। हीरो मोटोकॉर्प ये भी मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है। आज सुबह अच्छी तेजी में था, फिर बाजार के साथ थोड़ी गिरावट इस पर भी आई है। पर ऑटोज के साथ ही रहते हैं क्योंकि अशोक लेलैंड भी फोकस में रहेगा, इसके भी नतीजों का इंतजार है। कुशल के पास वापस चलते हैं जानने के लिए कि अशोक लेलैंड से क्या है एक्सपेक्टेशंस। कुशल बताइए। बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु यहाँ पर नंबर्स जो मैं देख रहा था ना, क्योंकि वाईओवाई का हो सकता है कि बेस आपको थोड़ा सा जो है लोअर साइड पर देखने को मिले, तो नतीजे काफ़ी ज़्यादा शानदार आते हुए नजर आ सकते हैं। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेहतरीन रह सकती है। सबसे पहले आप वाईओवाई का मैं फिगर आपको बता दूं, आप देखिए कंपनी का जो मुनाफा है पिछले साल का जो लोअर बेस है करीब 12 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले 260 करोड़ ये हमारा अनुमान है इसके मुनाफे का फिगर का। साथ ही अगर आप कंपनी के कामकाजी मुनाफे पर भी नजर डालें तो 183 करोड़ मुनाफे के कामकाजी मुनाफे के मुकाबले 532 करोड़ ये वैल्यू जो है कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि टॉप लाइन जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ हमें सालाना आधार पर देखने को मिली है करीब 73% की, उस वजह से इनकी आय में भी करीब 80% का जंप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनका जो एलसीवी और एमएचसीवी सेगमेंट है वहां पे जिस तरह के नए लॉन्चेस होते हुए दिखे हैं और जो डिमांड रिकवरी आ रही है अनलॉकिंग होने से, इससे इनको काफी ज्यादा फायदा होने की संभावना नजर आ रही है। तिमाही आधार पर भी देखेंगे तो कंपनी की मार्जिन 5.3% से बढ़कर 8.1% होने का अनुमान है। सालाना आधार पर 4.8% का बेस था और 8.1% का जो मार्जिन है हम ये एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। तो दोनों ही तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर अशोक लेलैंड के नंबर्स बेहतर साइड पर ही रहेंगे। ओके, तो तिमाही दर तिमाही देखें या फिर साल दर साल देखें, अशोक लेलैंड की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस का अनुमान है। सचिन जी, चार्ट्स पर कैसे दिखता है स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड का? महीने से एक पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट कर रहा है, 110 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है एंड 130 125 इस जोन में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसी पर्टिकुलर रेंज में होल्ड होना चाहिए। जिस तरीके से हाल फिलहाल में एक रिबाउंड हुआ है तो मुझे लग रहा है अराउंड 115 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो लगभग अराउंड 124 के आसपास का ही है, सो मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए पोजीशन बनानी चाहिए रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पे, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 115 पर।
ओके, तो 115 का होना चाहिए स्टॉप लॉस। पॉजिटिव ही व्यू है इस पर, थोड़ी वीकनेस आती हुई दिखी है बट वापस मोमेंटम में आ रहा है अशोक लेलैंड और नतीजों का भी सहारा मिल सकता है काउंटर को। ये एक और फैक्टर है जो इस स्टॉक पर मूवमेंट दिखाएगा। इस बीच सारी की सारी डायग्नोस्टिक कंपनीज अच्छे परफॉर्म कर रही हैं, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर और साथ ही आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर भी। इस पर भी तेजी बनी हुई है, नजर रखिए स्पेस पर, एक्शन आज अच्छा आते हुए दिख रहा है। सीमेंट स्टॉक्स यहां पर भी एक्शन है। आइए एक बार मानसी के पास चलते हैं जानने के लिए कि सीमेंट स्टॉक्स में क्या नया डेवलपमेंट है। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, देखिए दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम घटेंगे ऐसी खबरें आती हुई दिख रही है। दरअसल साउथ इंडिया सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कंपनियों ने यानी कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने दाम घटाने की इच्छा जताई है। दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम जो है 25 रुपए प्रति बोरी अब घटने वाले हैं, ये खबर आती हुई दिख रही है। और साथ ही पिछले हफ्ते की ही अगर बात करें तो 10 रुपए प्रति बोरी दाम फिलहाल घट चुके हैं ऑलरेडी। और फिलहाल सीमेंट की कीमतें जो है 420 रुपए से 490 रुपए प्रति बोरी आंकी जा रही हैं। मई के पहले हफ्ते के ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करें, सीमेंट के दाम 460 रुपए प्रति बोरी से बढ़े थे और ये बढ़कर 520 रुपए प्रति बोरी होते हुए दिखे थे। इसी खबरों पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्या मानना है? उनका कहना है कि सीमेंट कीमतें जो हैं प्री कोविड स्तरों पर आ जानी चाहिए। क्रेडाई प्रेसिडेंट की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा है क्योंकि दामों में ऑलरेडी बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है और अब ये दाम जो है वो घटने चाहिए, ऐसा रियल एस्टेट इंडस्ट्री मानकर चल रही है। सरकार रियल एस्टेट सेक्टर की हर संभव मदद भी कर रही है और कटौती का फायदा डेवलपर्स को मिलेगा या नहीं, ये फिलहाल जानना होगा क्योंकि ये जो सर्कुलर आता हुआ दिखा है साउथ इंडिया सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से, यहाँ दाम घटाने की बात जरूर हुई है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाएगा। अब ये डेवलपर्स को पास ऑन किया जाएगा कि नहीं, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमेंट की कीमतों के ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करें, ताजा हाल ये है कि ए ग्रेड की सीमेंट की कीमत 490 रुपए प्रति बोरी है, बी ग्रेड सीमेंट की कीमत 450 रुपए प्रति बोरी और सी ग्रेड सीमेंट की कीमत 420 रुपए प्रति बोरी तय की गई है। इन्हीं खबरों के चलते जो साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनियां हैं जैसे इंडिया सीमेंट, ट्रैमको सीमेंट, सागर सीमेंट, डालमिया भारत, एसीसी अंबुजा, इन तमाम पर फोकस रखना चाहिए। आने वाले दिनों में दामों में कटौती होती दिख सकती है। ओके, आने वाले दिनों में दामों में थोड़ी आपको कटौती होती हुई दिख सकती है। श्री सीमेंट शुभम जी की राय थी पिछले हफ्ते, इंडिया सीमेंट पालविया साहब को भी पसंद आया था और रैमको सीमेंट फोकस लिस्ट में था विश्वेश जी की तरफ से। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। एक बार राय लेते हैं इंडिया सीमेंट्स पर भी बंसल जी से। वैसे तो बंसल जी अच्छा स्ट्रक्चर रहा है पर अब बात आ रही है कि शायद थोड़ी दामों में कटौती हो सकती है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इंडिया सीमेंट्स के लिए सर? देखिए दीपांशु 195 के अराउंड चल रहा है और टेक्निकली अगर हम देखें तो पैटर्न बढ़िया है। और दीपांशु लेवल्स की बात करें तो नीचे में 192 एक अहम सपोर्ट है, इसके नीचे निकलेगा तभी ये करेक्शन देखने को मिलेगी। एल्स चांसेस हैं ऊपर में, पहले करेक्शन से पहले चांसेस हैं ऊपर में 203 204 के लेवल्स देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स 200 के ऊपर जा सकता है। देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलता है। टिमकेन इंडिया, कुणाल जी जरा इसके चार्ट्स देखें। अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया था, 8% ऊपर टिमकेन इंडिया दिख रहा है। यूजुअली ट्रेड में इतना फोकस में नहीं आता है बट 8% का उछाल है। क्या रहा है सर? देखिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है दीपांशु, मेरा निजी निवेश है। टिमकेन इंडिया बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ये स्टॉक हमेशा देखिए धीरे धीरे चलते हैं, रडार से नीचे चलते हैं, लेकिन लगातार इनमें एक स्टेडी अप मूव देखने को मिल रहा है और टिमकेन इंडिया में आज हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो इन स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन डिप्स में इसको अक्यूमुलेट करें, मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें। मार्केट आउट परफॉर्मर है और आगे भी आउट परफॉर्मर रहेगा। वेल्थ जनरेशन के लिए स्टॉक को बाय करें डिप्स। बिल्कुल, तो वेल्थ जनरेटर है ये स्टॉक, डिप्स पर खरीदारी करें। कभी कभी आपको बड़ी मूव्स ये आपको दिखाते हुए दिख सकता है और आज वैसा ही होते हुए दिख रहा है। टिमकेन इंडिया पर भी अच्छी खरीदारी आ रही है। अच्छी खरीदारी कुछ और काउंटर्स पर भी आपको आती हुई दिख रही है। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, ये भी आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है और कल भी तेजी में था। कल से इसका नाम बदलेगा, एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसके तहत। एक बार राय ले लेते हैं ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज पर। किरण जी जरा आप इसके चार्ट्स देखें।
ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज अगर देखा जाए चार्ट पैटर्न, तो मेरा मानना है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 345 एक छोटा सा बैरियर है जो कि आज के टॉप के आसपास ही है, तो मेरा मानना है कि 345 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है तो फिर ये काफ़ी अच्छा पैटर्न देखा जाएगा अगर मीडियम टर्म आउटलुक देखते हैं तो। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है 320 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना के रखने चाहिए। और मेरा मानना है कि जो प्राइस पैटर्न है उसका टारगेट काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। मेरा फर्स्ट प्राइमरी टारगेट लगभग 415 का रहेगा, जो कि 3 से 4 महीने में आ जाना चाहिए। ओके, तो 415 का टारगेट है, इस पर रखिए नजर। 3 से 4 महीने में आपको आते हुए दिख सकता है। कल से इसका नाम भी बदलने वाला है। रिलैक्सो ये एक और काउंटर है जहां पर मूवमेंट आ रहा है। वैसे सारे फुटवेयर स्टॉक्स आज एक्शन में है। सचिन जी, रिलैक्सो के चार्ट देखिए, यहां पर मूव आ रही है, कोई ट्रेड या फिर अपॉर्चुनिटी दिखती? दीपांशु, डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना ही चाहिए। जिस तरीके से इसने 1130 का एक अहम रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया है, तो वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्लासिकल बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन मैच्योर हो चुका है, उसका कंफर्मेशन भी आ चुका है। सो मुझे लग रहा है लगभग 1250 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 1150 के स्टॉप लॉस के साथ, तो खरीदना चाहिए रिलैक्सो को। आपके लिए रिलैक्सो फुटवेयर पर राय इस वक्त आती हुई। थोड़ी देर में विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और वो देंगे एक विशेष कॉल और फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज कर रहे हैं विश्वेश जी। और अच्छा, जुड़ ही चुके हैं, चलिए क्या बात है। विश्वेश जी बड़े फास्ट हैं। हाँ, जनरली रहते हैं दोपहर के शो में तो वो फास्ट रहते हैं, सुबह के शो में थोड़ा सा उन्हें वक्त लगता है। तो आइए विश्वेश जी को बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है विश्वेश जी आपका। बताएं सर, क्या है विशेष कॉल आपका? बैंक निफ्टी 34,500 कॉल ऑप्शन 220 के आसपास चल रहा है, इसको लेना चाहिए और इसका टारगेट 300 और 400 के आसपास रहेगा। अनिल जी देखिए, बैंक निफ्टी नीचे आया है लेकिन ओवरऑल वो 34,500 सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। पीसीआर आपका 0.6 के आसपास आ चुका है। मेरे हिसाब से पुट कॉल रेशियोस ओवरसोल्ड, निफ्टी इन द रीजन जहां पे सपोर्ट है, बैंक निफ्टी इन द रीजन जहां पे सपोर्ट है और 34,500 की पुट में भी डिसेंट हुआ है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी शुड हेड बैक टू 34,800, 34,900 या 35,000 ऑल्सो। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव 34,500 जो स्लाइट एट द मनी कहा जाएगा, इन द मनी भी कह सकते हैं क्योंकि 60 पॉइंट ऊपर है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का 34,500 का कॉल ऑप्शन कैरी करना चाहिए। ओके, 202। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या रखना है विश्वेश जी? अनिल जी, जिस हिसाब से मार्केट की थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस रखिए 140 के आसपास। 200 रुपए मिले तो और ऐड करिए, 180 मिले तो और ऐड करिए। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का ये जो पीसीआर है एक्सपायरी के एक दिन पहले, कल रिलायंस की ईजीएम है, मुझे लगता है कोई बड़ा मुंह का एक्सपेक्टेशन है अपसाइड की ओर। अरे वाह, तो चलिए मजबूती हो सकती है यहाँ से खरीदारी करने की राय। और एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी भी है, सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी है। 34,500 का एट द मनी या हल्का सा इन द मनी कह सकते हैं, ये ऑप्शन आपको खरीदना है। 200 से 220 रुपए की रेंज में खरीदारी कीजिए, नीचे 180 तक आए तो और ऐड कीजिए। 140 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। 300 से 400 रुपए तक के टारगेट, यानी कि वही 34,800 से 35,000 की रेंज में एक बार फिर से उछाल दे सकता है बैंक निफ्टी और कल एक्सपायरी के पहले। तो कल की एक्सपायरी का ये एक बेहतरीन कॉल विश्वेश जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। विश्वेश जी, इसके साथ ही अगर निफ्टी पर भी कोई व्यू है तो बताएं। अरे जी देखिए, निफ्टी मेरे हिसाब से अगर आपको याद हो तो कल हमारी बात हुई थी क्लोजिंग शो में, मैंने कहा था 35,000 में जिस हिसाब से हुआ है बैंक निफ्टी शुड एक्सपायर अराउंड दैट रेंज। तो बैंक निफ्टी में अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन निफ्टी में जिस हिसाब से 15,800 में आज 1 करोड़ के ऊपर का हुआ है, 15,800 नहीं निकल रहा और 15,700 भी नहीं निकलेगा। तो मुझे लगता है 750, 760 शुड बी दी रेंज जहां पे निफ्टी एक्सपायर हो सकता है। तो निफ्टी में करंट नहीं है, समहाउ बैंक निफ्टी में करंट लग रहा है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर एट दिस लेवल, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर है, वहां पे लॉन्ग बेटर है। वो तो आप जिस ओपन स्विच के हाथ लगाएंगे वहां या जिस वायर के हाथ लगाएंगे वहां करंट लगेगा आपको। तो आपने बैंक निफ्टी पे हाथ लगाया तो बैंक निफ्टी पे करंट लगाया विशेष जी। जो निफ्टी पे हाथ लगाएंगे तो निफ्टी पे भी लगेगा करंट, चिंता न करें, लेकिन सोच समझ कर लगाए हाथ। तो डेटा विश्वेश जी के ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में करंट है और यहाँ पर तेजी करने की राय है विश्वेश जी की तरफ से। शुक्रिया विश्वेश जी, ये स्पेसिफिक कॉल और लाइफलाइन यूज करके हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो ये है विश्वेश जी की राय। आइए बैन से बेनिफिट देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में आने जाने को हैं तैयार।
आइए आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए क्या है सिचुएशन इस वक्त बैन की? अनिल जी, फिलहाल 2 स्टॉक बैन में बने हुए हैं, वोडाफोन आइडिया और सन टीवी, और दोनों की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 95% से नीचे आ चुकी है। माफ कीजिएगा, करीब करीब 89% के आसपास हैं। तो ये जो दोनों स्टॉक है, दोनों स्टॉक तो बैन में बने रहेंगे। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और एनएमडीसी, इन 2 स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़ रही है। हालांकि हो सकता है कि ये रोल ओवर के कारण हो, लेकिन पीएनबी और एनएमडीसी यहाँ पर करीब करीब 97-98% आगे पोजीशंस तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। बाकी आइडिया और सन टीवी जो है, ये दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। ओके, तो आइडिया और सन टीवी बैन में बने रहेंगे, फिलहाल बाहर निकलने की संभावना नहीं है। और बैन में आने के तो खैर एक्सपायरी के वक्त तो कोई आने के चांस है ही नहीं, कोई भी आएगा भी नहीं ना, ये तो क्लियर कट है ना कि आने का कोई चांस है नहीं अभी। तो अब जो भी होगा नई सीरीज में होगा, राइट आशीष? बिल्कुल अनिल जी, पोजीशन जो बढ़ती हुई नजर आ रही है पीएनबी और एनएमडीसी के रोल ओवर के कारण ही है। मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों में से कोई भी स्टॉक जो है बैन में आएगा। तो उनका क्या होगा जिन लोगों के आइडिया के और सन टीवी के लॉट पड़े हुए हैं और आज बैन से बाहर नहीं निकला तो कल तो ये रोल ओवर कर नहीं पाएंगे। तो जो धूम धड़ाका होगा परसों ही होगा, फिर जुलाई सीरीज के पहले दिन। हाँ आशीष? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे आज भी, तो कल आपके लिए यहाँ रोल ओवर के चांसेस नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। आइए और बढ़ते हैं आगे, और कुछ और स्टॉक्स है जहां पर अब फोकस कर लिया जाए। इस बीच थोड़ी थोड़ी सरकारी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। कोल इंडिया, ओएनजीसी, पीएनबी टाइप के ये कुछ एक शेयर ऐसे हैं जहां पर थोड़ा एक्शन बेहतर होता हुआ नजर आएगा इस वक्त आपको, मजबूती की तरफ ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब थोड़ा तेजी से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा है, यहाँ पर भी 2.5% के आसपास की मजबूती है। सिटी यूनियन बैंक 2.5% के आसपास मजबूत है। ये कुछ मजबूत शेयर है। आइए कमजोर शेयरों पर भी नजर डाल लें, और कमजोर शेयरों के लिहाज से आज के टॉप लूजर में यूनाइटेड ब्रूअरीज है। स्टॉक में आज बिक्री हो चुकी है, लेकिन चूंकि जैसा कि हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इसमें ओपन ऑफर नहीं आएगा, और इसी वजह से स्टॉक पर बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए गुजरात गैस। ये स्टॉक काफी एक्शन में रहा लेकिन आज कमजोर है। वागले साहब जरा देखिए, कुछ अहम लेवल तोड़े हैं, और अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो क्या एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए गुजरात गैस? अनिल जी, मुझे लगता है थोड़े से बाउंस बैक मिलेगा 660, 665 वहां पर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी गिरा है। अभी 700 का एक रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली उसी के आसपास जाके घुमा है, और मुझे लगता है ये डाउन साइड लगभग 640, 635 तक जा सकती है। उससे बड़ा फॉल मुझे दिखता नहीं। ओके, तो और यहाँ से ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। अच्छी तेजी आ चुकी है, हमने देखा कि 600 से 700 के ऊपर गया था काउंटर, वहां से अब आप थोड़ी कूल ऑफ देख रहे हैं। पर आइए अब बाजार पर क्या व्यू बनना चाहिए क्लोजिंग से पहले, कल एक्सपायरी से पहले चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मूड माहौल ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है। 50 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट कारोबार कर रहे हैं। यूरोप में हल्की सुस्ती है, जहां पर फ्रांस और जर्मनी में आधे % की गिरावट है। यूके एकदम सपाट कारोबार कर रहा है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें 1.47 के लेवल पर है, एक रेंज में ही अटकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है। गोल्ड में आज थोड़ा सा रिबाउंड है, 75-50 के करीब कच्चा तेल भी ट्रेड कर रहा है। क्या करके जाएं सर? मार्केट एकदम बैलेंस्ड है तेजी और मंदी की तरफ। देखिए, आपके पास तेजी करने के लिए 2 कारण हैं। एक, डाउ फ्यूचर्स अभी भी हरे निशान में है, और दूसरा कल रिलायंस की एजीएम है, तो रिलायंस में सुबह सुबह थोड़ी बहुत तो गर्मी रहेगी, तो उस लिहाज से आपको इंडेक्स को सहारा मिल जाएगा। ये एक चीज है। और अगर मंदी करनी है तो आपको ये दिख रहा है कि आज की जो क्लोजिंग हो रही है वो डे लो पर होती हुई दिख रही है। 15,650, 15,675 की रेंज में हम आ चुके हैं, तो डे लो पर क्लोजिंग हो रही, तो ऊपर में बिकवाली होती दिख रही। लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है दीप आज, जहां पर जो खुल रहे हैं उसके विपरीत बाजार बंद होता दिख रहा है। शीर्षासन करता है, नीचे खुलता तो ऊपर, ऊपर खुलता तो नीचे, तो वैसा वाला हाल है। तो अब उस लिहाज से तो फिर कल वापस हो सकता है ऊपर खुल जाए, जैसा भी है, जो भी है। कल एक्सपायरी का दिन है, वॉलिटिलिटी तो रहेगी। तो मेरा ये समझना है, आपकी जो फ्रेश पोजीशन तो आप कुछ भी मत बनाइए, आपकी जो भी पोजीशन है उसको हेज कर लीजिए। लॉन्ग पोजीशन है 15,500 का पुट ले लीजिए, शॉर्ट पोजीशन है तो 15,800 का कॉल ले लीजिए, या फिर आप बेचना चाहते हैं
तो दोनों 15,500 15,800 के पुट या कॉल को बेचकर भी आप हेजिंग कर सकते हैं ताकि आपको प्रीमियम कमाने का मौका मिल जाए। तो मुझे लगता है रेंज बाउंड मार्केट है कल के लिए। अभी तक जो संकेत है, न आपको 15,500 के नीचे जाने के संकेत दिख रहे हैं, न 15,800 को पार करने के संकेत दिख रहे हैं। इस रेंज में शायद फंसे रहेगा। 50 पॉइंट और गिनना है तो 15,450 15,850 की रेंज हो सकती है। उस लिहाज से आप अपनी पोजीशन को मैनेज करके चलें, ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है आज, लेकिन हो सकता है कल के सेशन में आपको अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट ठीक रहा, जो कि अभी दिख रहा है, और रिलायंस की एजीएम, एक्सपायरी और ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो, ये सारे मिलाकर एक बार मूव दे सकते हैं। और उसके बावजूद अगर आपको फ्रेश कुछ करना ही है तो फिर मुझे लगता है 15,700 का एक पुट ऑप्शन आप कॉल ऑप्शन खरीद कर जा सकते हैं, और सामने 15,900 का कॉल ऑप्शन बेच दें। ये आप एक ट्रेड बना सकते हैं। तो 15,700 का लेकर 15,900 का बेचकर आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर जा सकते हैं। तो अभी जो संकेत दिख रहे हैं, जिस लेवल पर हमें शॉर्ट के बजाय लॉन्ग साइड पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। थोड़ा नजर रखिए, हेज बना के जाइए, एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी आ सकती है। इस बीच कुछ नतीजे भी आ रहे हैं। कुणाल जी, मद्रास फर्टिलाइजर के चार्ट पुल अप करिए सर। 445 करोड़ से आय इनकी बढ़कर 460 करोड़ की आई है, पर मुनाफे का फिगर देखिए, 7 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है। तो यहां पर आप रखिए नजर, एक्शन बनते हुए दिख रहा है मद्रास फर्टिलाइजर पर नतीजों का। कामकाजी तौर पर देखें तो कामकाजी मुनाफा भी इनका बढ़कर आया है, 22 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़, और मार्जिन 5% से बढ़कर 13.5%। क्या राय है मद्रास फर्टिलाइजर, कुणाल जी? देखिए, चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है। स्टॉक में थोड़ी लिक्विडिटी की कमी रहती है, लेकिन जो ब्रेकआउट 34 रुपए के ऊपर हुआ है, मुझे लगता है स्टॉक को काफी ऊपर ले जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, 33 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रख ले। अगर आज बंदी 34 के ऊपर होती है तो आपको यहां पर 37 रुपए का 37 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। तो 34 के ऊपर क्लोज आने पर मेरी राय में खरीद करके चलना चाहिए। ओके, तो 34 के ऊपर क्लोज आने पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। ये है राय आपके लिए मद्रास फर्टिलाइजर को। इस बीच जो हम खबर आपको बता रहे थे उस पर आप थोड़ा और एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कोजेंसिस भी अभी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया सीमेंट्स ने सीमेंट के दाम घटाए हैं। साउथ मार्केट में हम बात ही कर रहे थे कि 4-5 सीमेंट कंपनीज ने मिलकर दाम घटाए हैं। यहाँ पर 25 सीमेंट कंपनियों ने 25 रुपए पर बोरी के हिसाब से दाम घटाए हैं। तो जो हम खबर आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे कि सीमेंट स्टॉक्स क्यों आपको थोड़ा सा दबाव दिखा सकते हैं, उस पर आप इस समय एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। तमिलनाडु में सीमेंट के दाम घटाए गए हैं। साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज पर रखनी है नजर। रामको, सागर सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आप इसका इंपैक्ट दे सकते हैं, और इन सभी स्टॉक्स पर आप हल्का सा दबाव भी बनते हुए देख रहे हैं। तो जो हमने आपको खबर बताई थी उस पर और कॉन्फर्मेशन आते हुए दिख रहा है। इस बार कोजेंसिस भी यही रिपोर्ट कर रहा है। चलिए, तो सीमेंट स्टॉक्स पर थोड़ा आप प्रेशर एक्सपेक्ट करिए, जो इन्होंने सदर्न मार्केट्स में अपने दाम घटाए हैं। पर ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, फ्रेश स्पाइक आया है, 7.5% ऊपर हो गया है काउंटर। 3% पर हम बात कर रहे थे। एक अच्छी मूव इस पर आती हुई दिखी है कल के कॉर्पोरेट एक्शन से पहले। वहां पर नजर रखिए। सेंचुरी टेक्सटाइल, ये एक और काउंटर है। किरण जी, आज थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, पर कल भी रेडार पर था, एक्शन दिखा रहा था। 2-3 दिनों से यहाँ पर पॉजिटिव मूव आते हुए दिख रहे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स में। 600 के पार गया है। क्या है व्यू सर इस पर? मोमेंटम दीप अच्छा ही है इस स्टॉक में। एक अच्छा बेस लगभग 550 के आसपास करने के बाद वापस एक बार एक अप मूव देखने को मिला। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 650 के आसपास है, जो कि मल्टीपल टॉप लेवल्स है। तो वो एक बैरियर रहेगा, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए अभी के लिए। जो स्टॉप लॉस है वो 580 का रख के लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह होगी इस काउंटर पे। ओके, तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन करें। ये है राय आपके लिए। जहां तक सेंचुरी टेक्सटाइल्स का सवाल है, इस पर भी एक मूवमेंट आप आते हुए देख रहे हैं। कैश स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आपको होते हुए दिख रहा है। निचले स्तरों से यूनाइटेड स्पिरिट्स में वापस एक्शन आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए, इस काउंटर पर वापस सपाट होने की तैयारी में है। टिमकिन, बाय द वे, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, और फ्रेश खरीदारी आ गई है। अब 11% ऊपर आपको ये काउंटर दिख रहा है क्लोजिंग से पहले। तो अच्छा एक्शन वहां पर भी बना हुआ है।
चलिए क्लोजिंग की तरफ फिर मूव करते हैं और कल एक्सपायरी है, उससे पहले आज आपने बाजार में जबरदस्त एक्शन देखा है। दोनों तरफ का मूवमेंट हुआ, अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद आपने मुनाफा वसूली देखी और टुवर्ड्स एंड थोड़ी बिकवाली का दबाव भी बनते हुए दिखा है। करीब 80 पॉइंट्स नीचे निफ्टी क्लोज होने की तैयारी में दिख रहा है। 150 पॉइंट्स के कट के साथ निफ्टी बैंक भी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। एचसीसी के आए हैं नतीजे, मुनाफा आधा हो गया है, 311 करोड़ से घटकर 157 करोड़ पर आते हुए दिखा है। इंडेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी परफॉर्मेंस रही मारुति सुजुकी की तरफ से, लगातार तीसरे दिन तेजी, 2.5% ऊपर आज ये काउंटर बंद हुआ। हीरो मोटोकॉर्प भी अपने दाम बढ़ाने वाला है, साथ ही आइशर और एमएनएम पर भी आपने हल्की खरीदारी देखी है। तो ऑटो से थोड़ा सहारा मिला है। टाइटन नई लाइफ हाई पर था, 1.5% ऊपर। बजाज फिनसर्व में रही खरीदारी। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला और एचडीएफसी बैंक, यहां से भी थोड़ी खरीदारी आई, पर ब्रेथ काफी खराब थी। लगभग 38 निफ्टी स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। वागले साहब ने जो कहा, अदानी पोर्ट्स पर ब्रेकडाउन आ रहा है। 3% के साथ टॉप लूजर आज के ट्रेड में, पर साथ ही मेटल काउंटर्स पर प्रेशर दिखा। जेएसडब्ल्यू स्टील, साथ ही टाटा स्टील और हिंडाल्को, यहां पर गिरावट रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार दूसरे दिन थोड़ा दबाव, कल है इनकी एजीएम, वहां पर सबकी नजर बनी रहेगी। इन्फोसिस, आईटीसी, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस, एलएनटी, यहां से भी बाजार को सहारा नहीं मिलते हुए दिखा है, तो कमजोर एक्शन वहां पर आया है। वायदा कारोबार की स्टॉक्स की बात करें तो बीईएल आज का स्टार परफॉर्मर। नतीजे अनुमान ज्यादा नहीं था, पर अनुमान को बीट किया है और काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस थी कम मैनेजमेंट की तरफ से। 10.5% का उछाल। सिटी यूनियन बैंक, यहां पर तेजी। डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, इन सभी स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी है। एलएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएनबी रिकवरीज आने वाली हैं, यहां पर अच्छा एक्शन इस पर भी दिखा। सीमेंस, वोल्टास, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीवीआर, अशोक लेलैंड कल नतीजों से पहले, एलएनटी इन्फोटेक और अल्ट्राटेक, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने खरीदारी बनती हुई देखी है। पर दूसरी तरफ यूनाइटेड ब्रूअरीज, 15% के हिस्से की ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील के बाद स्टॉक पर आपने दबाव बनते हुए देखा है। इसके साथ ही एनएमडीसी, शानदार नतीजे रहे, बट नतीजों के बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली, दोनों स्टॉक 3.5% नीचे। गुजरात गैस, 4-5 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद आज आई है मुनाफा वसूली इस पर। साथ ही बंधन बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहां पर भी प्रेशर। स्टील अथॉरिटी अच्छी शुरुआत के बाद ये भी फिसलते हुए दिखा, 2.5% नीचे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, गेल, एल्केम लैबोरेटरीज, बीएचईएल, डीएलएफ और एसआरएफ, कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस आती हुई देखी है। तो कल मंथली एक्सपायरी से पहले काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इस सीरीज में एक्टिव रहे, पर आज आपने वहां पर गिरावट देखी है। वेंकीज अच्छे मोमेंटम में रहा आज भी, पर टुवर्ड्स एंड थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखी। 4% की गेंस के साथ क्लोज कर रहा है। कल लगा था सर्किट और आज भी 15% ऊपर 1 पॉइंट पर दिख रहा था। टिमकेन इंडिया, यहां पर अच्छी तेजी। गोदरेज एग्रोवेट, बंसल जी के टारगेट्स आते हुए दिखे और उसके ऊपर भी स्टॉक गया है। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज कल एक्शन से पहले, कॉर्पोरेट एक्शन से पहले, यहां पर आपने तेजी देखी है। साथ ही फिनोलेक्स केबल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, मैक्स हेल्थ केयर, अंबर एंटरप्राइजेस, रिलैक्सो और आईटीआई, जहां पर हमने मैनेजमेंट से आज बात करी थी उनके ग्रोथ आउटलुक को लेकर, वहां भी तेजी का माहौल। अनिल जी, 15,700 के लेवल की आपने बात करी थी, उसके बेहद करीब प्रोविजनल क्लोजिंग का फिगर आ रहा है, तो उस लेवल को ऑलमोस्ट डिफेंड किया है। 34,600 के जस्ट नीचे निफ्टी बैंक 150 पॉइंट के कट के साथ क्लोज होते दिख रहा है। अक्रॉस मार्केट्स 0.5% की गिरावट के साथ सर आज एक्सपायरी से पहले। बिल्कुल, तो ये है आज के आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। थोड़ी सी फाइनल क्लोजिंग हल्की सी नीचे आ सकती है, जिस तरह से थोड़ी सी रिकवरी आखिरी मिनटों में दिखे, लेकिन नीचे भी आकर क्या 5-10 पॉइंट शायद निफ्टी नीचे और दिखे आपको, और बैंक निफ्टी 10-15 पॉइंट नीचे दिखे तो दिखे, बस उतनी ही। तो ओवरऑल ये है आपके लिए क्लोजिंग। लेकिन बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए मैं बता दूं, शाम 5 बजे कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स ने अमेरिका, ब्रिटेन सहित पूरी दुनिया के कई बड़े देशों की चिंताएं बढ़ा दी है। और नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक अगर हमने कोरोना के नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो मामला बिगड़ सकता है। न सिर्फ दूसरी लहर बल्कि उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह की कई लहरें आ सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार सबको जल्दी से जल्दी टीका लगवा सकती है? क्या पब्लिक प्लेसेस पे कोरोना के प्रोटोकॉल हम ढंग से पालन कर सकते हैं? तीसरा सवाल, एक सवाल ये भी कि अगर तीसरी लहर आने वाली है तो कब आने वाली है, किस तरह से आएगी? इस गंभीर मुद्दे पर हमारे खास शो में हम अपने मेहमानों से करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब, सीनियर एपिडेमोलॉजिस्ट, साथ ही डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट, और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल साहब। इनसे हम करेंगे बातचीत इस तीसरी लहर पर, और इसका टॉपिक है हटी नज़र तो एक और कहर। ये है
कोरोना की तीसरी लहर पर आज का विशेष शो। शाम 6:30 बजे का विशेष शो है कामकाजी महिलाओं के लिए। पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को अपने करियर में ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, कुछ निजी कारणों की वजह से, मैटरनिटी, बच्चों के लिए, परिवार की देखभाल के लिए, हेल्थ समस्याएं भी होती है। और ऐसे में कई सारी महिलाएं ऐसे जो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, हायर एजुकेशन या फिर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए करियर से ब्रेक लेती है तो बड़ी मुश्किलें होती है। तो ऐसे में अगर आप मिड करियर ब्रेक लेना चाहती हैं तो फिर आपके लिए जरूरी खर्चों, पैसों के जो और साथ ही इन्वेस्टमेंट की जो बातें हैं उसकी प्लानिंग आपको पहले से कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके लिए करियर पर ब्रेक ना लगे। तो शाम 6:26 पर मनी गुरु में हम आपको बताएंगे करियर ब्रेक की प्लानिंग। देखिएगा ये शो जरूर। रात 8 बजे आपके लिए होगा इंडिया 360 डिग्री। वैसे तो यूपी और पंजाब में जिस तरह की माहौल है उसको देखते हुए कई सारी आपको पॉलिटिकल स्टोरीज मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एक विशेष स्टोरी जिस पर फोकस करेगा, हेल्दी इंश्योरेंस हेल्दी खबर, माफ कीजिएगा हेल्थ इंश्योरेंस हेल्दी खबर, ये है हमारी एक कवर स्टोरी। हेल्थ इंश्योरेंस में अब होम ट्रीटमेंट का खर्चा भी आपके लिए शामिल हो सकेगा, लेकिन क्या इसमें कोविड ट्रीटमेंट का खर्चा भी शामिल होगा, क्या इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगी? तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ये कवर स्टोरी आज रात 8 बजे आपके लिए होगी। और अब बात करते हैं कल और परसों के 2 शो की। पहले कल वाला शो बात दुनिया की, आपका पसंदीदा शो जहां दुनिया भर की चुनिंदा बेहतरीन और दिलचस्प खबरें हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आती है। और कल भी ऐसी ही खबरों का एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आइए पहले उसकी झलक देख लें और कल देखिएगा शाम को 4:30 बजे ये विशेष शो। आखिर किस बयान से हुई पाकिस्तान के पीएम की किरकिरी? कोरोना काल में भारतीय शेयर बाजार की पूरी दुनिया में धूम। कराएंगे आपको सैर पानी पर चलती कार की। दिखाएंगे मॉडर्न मैकेनिक्स का कमाल, 10 मंजिला बिल्डिंग बनी वो भी 28 घंटे में। नॉर्थ कोरिया में क्यों बिक रही है 7,000 में कॉफी और 3,000 में केला? और कहां हो रहा है चाकू से मसाज? देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है ढेर सारी खबरें और उसमें एक इंटरेस्टिंग खबर ये कि उत्तरी कोरिया में 3,000 रुपए में केला बिक रहा है, 5,000 रुपए में ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी बिक रही है। सोचिए क्या हाल है। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी है और वहाँ पर फसलें जो खराब हुई है उसके चलते हुए बड़ी मारामारी चल रही है। ऐसी कुछ और दिलचस्प खबरें आपको देखने को मिलेगी और एक और दिलचस्प शो आपको देखने को मिलेगा शुक्रवार को 11 बजे। यहाँ पिछले हफ्ते आपने रामदेव अग्रवाल साहब के साथ एक बेहतरीन शो देखा, वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला। उसका दूसरा पार्ट आप देख पाएंगे शुक्रवार को सुबह 11 बजे। वेल्थ क्रिएशन स्टडीज जो उन्होंने किए, 25 सालों का उनका अनुभव, उसका निचोड़ आपको शुक्रवार को मिलेगा 11 बजे। इस शो को भी मिस मत कीजिएगा। ओके, आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं। 15,686, 85 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी। सेंसेक्स 282 अंकों के नुकसान के साथ 52,300 पर और बैंक निफ्टी 171 अंकों के नुकसान के साथ 34,574 पर बंद होता हुआ। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। किरण जी का भी दिल से धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात एक अहम ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए ध्यान रखिए अपना और आप सबसे लेंगे विदा। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।